हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप लोगों को एजुकेशन मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है बुक्स और ई बुक्स, जिनमें आपके अलग अलग क्लासेस के लिए हमने अलग अलग पार्ट की बुक्स बनाई हैं। थ्योरी बुक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर बुक्स, सैंपल पेपर बुक्स। इनको अवेल करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, फॉर्म की लिंक से अपनी डिटेल्स फिल इन करें, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। क्वालिटी में, बुक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो आप बेस्ट जो पॉसिबल हो सकता है कंटेंट वो एंजॉय करेंगे। चलिए आते हैं इस वीडियो पे। तो भाई आज का जो वीडियो है क्लास 11th के मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, जहां पे आज हम चैप्टर नंबर 7 यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे, और उसमें भी आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं आपके कॉम्बिनेशन पे। जी हां, आपको याद होगा पुरानी वीडियोस में मैंने आपको समझाया कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, मैंने आपको समझाया कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, और फिर मैंने आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करके दिखाए एनसीआर फॉर्मूले पे। और फिर आज मैं आ चुका हूं कि कैसे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वही सारी डिस्कशंस इस वीडियो में अपन करेंगे। तो सेशन का टारगेट आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है एंड क्लियर है। बाकी अगर पुरानी वीडियोस क्लास 11th की एंजॉय करनी है, देखनी है, कॉन्सेप्ट सीखना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वापस से जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी क्लास 11th की मैथ्स की वीडियोस आ जाएंगी। फिर जो भी मन सबको देख डालो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें भाई आज का सेशन। तो आज के सेशन में ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिससे आपके लिए कंफर्टेबल रहे, आप आसानी से चीजों को देख पाए और चीजों को समझ पाए। बहुत लेंथी वीडियो आपको प्रॉब्लमेटिक रहती है, इसीलिए 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो शुरुआत करेंगे हम पहले सवाल से, पर इन सवालों को करने से पहले मेरा ऐसा मन है कि आपको क्या करूं, आपको भाई कॉम्बिनेशन पे कुछ बेसिक आइडियाज दे दूं। तो जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की, तो कॉम्बिनेशंस का सीधा सा मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का सीधा सा क्या मतलब होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन का सीधा सा मतलब होता है सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शंस होती कैसे हैं? तो मान लीजिए आपके पास n डिफरेंट थिंग्स थी, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास n डिफरेंट थिंग्स थी, और इन n डिफरेंट थिंग्स में से आप r थिंग्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं। कितनी चीजों को सेलेक्ट करना चाहते हैं? अगर आप r थिंग्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सुनिए, आपके पास n डिफरेंट थिंग्स थी, इनमें से r थिंग्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लिखते हैं फॉर्मूला NCR। ये होते हैं आपके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये होते हैं आपके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, या फिर इनको और क्या बुलाते हो? नंबर ऑफ सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन भी होता है, तो आप यहां पे लिखते हैं कि भाई ये होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, या होते हैं आपके नंबर ऑफ सिलेक्शन। पॉइंट क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, इस एनसीआर का मैंने आपको एक्सपांशन भी सिखाया था कि जब भी आप एनसीआर लिखेंगे तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो एक तो मैंने ये चीज आपको सिखाई थी, साथ में मैंने एक और तरीका सिखाया था एनसीआर को सॉल्व करने का। उसको मैंने एक एग्जांपल के रूप में सिखाया था कि मान लीजिए यहां पे लिखा है 13C4, तो आप इस 13C4 को या तो इस फॉर्मूले की मदद से खोल सकते हैं, अगर आप इससे नहीं तो दूसरे फॉर्मूले की मदद से खोल सकते हैं। पैटर्न समझिएगा भाई, नीचे 4 है तो आप नीचे 4 फैक्टोरियल लिखते हैं, नीचे 4 है तो आप नीचे 4 फैक्टोरियल लिखते हैं, और ऊपर जो नंबर है उसको 4 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। यानी कि शुरुआत होगी 13 से, फिर आएगा 12, फिर आएगा 11 और फिर आएगा 10। तो ये 2 तरीके होते हैं आपके कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालने के, और ये पूरा एक प्रोसेस एक फ्लो चार्ट की मदद से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो बेसिकली ये आपका रिकैप हो गया जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका। ठीक है, अब अगर ये रिकैपिचुलेशन आपका हो चुका है तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो भाई आप ले लो, जिससे कंफ्यूजन ना हो कहीं पे। चलो भाई, रिकैप तो अपना हो गया बच्चों। अब रिकैप हो गया है तो पहले सवाल पे अपन आते हैं। चलिए, बहुत सारी वैरायटी अपन कवर करेंगे, करते हैं स्टार्ट, शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ बैच ऑफ 15 प्लेयर्स? तो भाई आपको एक क्रिकेट की टीम बनानी है और आपको 15 प्लेयर गिवन है। चलिए, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है अपन लिखते चलते हैं। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे
पास गिवन है 15 प्लेयर्स, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 15 प्लेयर्स। इन 15 प्लेयर्स में से हमें क्रिकेट की टीम बनानी है, यानी कि हमको 11 प्लेयर्स क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने हैं मतलब समझ गए, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। हमें 11 प्लेयर्स क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। लेकिन बच्चों यहां पे आपके पास क्या है, अलग अलग केसेस हैं। तो पहला केस है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिलेक्शन। तो पहले केस के अनुसार सिलेक्शन पे, आपके कॉम्बिनेशन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब रेस्ट्रिक्शन है नहीं तो टेंशन काहे का भाई। 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, तो n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग्स सेलेक्ट करने हैं। तो 15 डिफरेंट प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं। तो NCR लिखते थे, आज आप लिखेंगे 15C11। क्या लिखेंगे आज आप, 15C11। 15 खिलाड़ी आपके पास थे, उसमें से 11 खिलाड़ी चूज करने हैं, तो 15C11। पॉइंट क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो या तो एक वो वाला फॉर्मूला लगा लीजिए एनसीआर का एक्सपेंशन वाला, या फिर इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूं, सुनिएगा ध्यान से, बहुत काम की बातें हैं ये। बच्चों हमेशा कोशिश करा करो कि ये जो नीचे वाला नंबर है ये छोटा है, नीचे वाला नंबर क्या हो, छोटा हो। अभी तो 11 है, छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन की जब मैं वीडियो, मतलब जब आपको एनसीआर के लिए मैं पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। सर कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी भाई, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आपका जो NCR होता है वो एक्चुअली NCN माइनस R के इक्वल होता है। याद आया क्या, हाँ जी सर याद आया। तो आज 15C11 जो है, यानी कि पैटर्न समझो, NCR किसके बराबर, सेम N सेम C, बस ऊपर वाले N में से R को घटा दो। भाई आज 15C11 है तो ऊपर आज भी 15, कोई परेशानी नहीं, नीचे फिर भी C, लेकिन 15 में से 11 को घटा दो, तो 15 में से 11 घटाओगे तो नीचे क्या बचा, 4 बचा। नीचे एक छोटा नंबर आ गया। अब इसको सॉल्व करना आसान होगा। कैसे, तो मैंने पैटर्न सिखाया है। क्या पैटर्न सिखाया है कि भाई यहां पे 4 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। याद आया। और फिर ऊपर 15 है, 4 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। 15C4 का मतलब यह है कि पहले नीचे 4 है उसका फैक्टोरियल आ गया, और ऊपर जो 15 है उसको 4 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। यानी कि शुरुआत होगी 15 से, फिर आएगा 14, फिर आएगा आपके पास 13, और फिर आएगा आपके पास 12। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। कैसे सर, तो देखिएगा भाई, न्यूमरेटर तो अपने पास आज भी रहेगा, इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर तो अपने पास सेम रहेगा, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। बच्चों 4 का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 24। अब यहां पे कैंसिल कर दो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। कैंसिल करोगे क्या क्या चीजें बची, जरा ध्यान से देखो भाई ऊपर। अच्छा एक और कैंसिलेशन हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी कि ऊपर बचता है आपके पास 15 मल्टीप्लाइडेड बाय यहां पे 7 मल्टीप्लाइडेड बाय 13। बच्चों मल्टीप्लीकेशन हमको बचपन से आता है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो यहां पे मुद्दा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मुद्दा है कि पहले ये कहां से आया, उसको समझने के बाद इसको लगा के उसको छोटा कैसे किया और सॉल्व कैसे किया। मल्टीप्लाई तो यार उसको 8वीं क्या 5वीं का बच्चा भी कर लेगा, तो उसको कॉम्बिनेशन आ जाएगा क्या, नहीं, इसलिए वो छोड़ा है। लेकिन ये जो चीज है ये 11वीं के बच्चे को आना चाहिए, ये चीज मैंने यहां पे सिखाने की कोशिश की है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आ जाओ, तो पहला पार्ट तो हो गया भैया, डन। अभी सेकंड पार्ट पे आ जाओ, जरा सेकंड पार्ट पे आते हैं। चलो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट बताओ भाई। सेकंड पार्ट में उसने बोला है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन सिलेक्शन। क्या बोला है उसने, सेकंड पार्ट नहीं, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पे बोला है अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चोजन, मतलब एक खिलाड़ी को तो चूज करना ही करना है। मतलब भाई आपके पास 15 खिलाड़ी थे, उनमें से 11 खिलाड़ी चूज करने थे, उसमें एक खिलाड़ी चूज करना ही करना है। इसको ऐसे समझो प्रैक्टिकल लाइफ में कि यार 15 बंदे थे, उसमें से 11 बंदों को चूज करना है। उन 15 बंदों में से एक बंदा टीम का कैप्टन रहा होगा, कैप्टन को तो टीम में लोगे ना, ऐसा तो नहीं कैप्टन को बोलोगे भाई तू बैठ जा, आज कप्तानी किसी और को अपन दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। कैप्टन तो परमानेंट होता है ना, क्रिकेट तो देखते ही हो ना। तो एक बंदा तो अपने को चूज करना ही करना है। तो कहानी सुनना ध्यान से, इधर देखो।
भाई आपके पास कितने प्लेयर्स थे? आपके पास 15 प्लेयर्स थे, P4 प्लेयर्स, राइट? और आपको कितने बंदे चुनने थे? आपको 11 प्लेयर्स चुनने थे। अब इसमें कंडीशन ये हो गई कि एक बंदा आना चाहिए, उसको अपन ने कैप्टन से डिनोट कर दिया कि एक बंदा तो आना ही चाहिए। तो हमने एक बंदा सेलेक्ट करके रख दिया, है ना? अब उसको सेलेक्ट करने का कोई चॉइस है क्या? एक्चुअली नहीं है। पता है चॉइस क्यों नहीं है? एक्चुअली एक ही चॉइस है। क्यों यार? उसको सेलेक्ट करना है, एक बंदे को सेलेक्ट करना है, एक तरीका, उसमें कोई लोड है क्या? नहीं। तो एक बंदा, जिस बंदे को हमें सेलेक्ट करना ही करना था, उसके लिए कितने चॉइसेस आए? उसके लिए एक चॉइस आया। अब कितने बंदे बचे? तो भैया 15 प्लेयर्स थे, एक बंदा तो सेलेक्ट हो गया। तो यहां पे लिख दीजिए एक प्लेयर क्या हो गया? एक प्लेयर तो भैया हमारा सेलेक्टेड हो चुका है। तो एक प्लेयर जो है हमारा सेलेक्टेड हो चुका है। अब पता है कहानी कहां पे जमती है? अब चुननी है 11 बंदों की टीम चुननी है, एक ही बंदे से तो क्रिकेट नहीं खिलाओगे। अब एक बंदा आ गया तो बचे कितने बंदे? 10 बंदे बचे, 10 प्लेयर्स बचे। अच्छा इधर कितने बचे? शुरुआत में 15 प्लेयर्स थे, एक तो सेलेक्ट हो गया, यानी कि बचे कितने प्लेयर्स? 14 प्लेयर्स बचे। ध्यान से सुनते जाना भाई, शुरुआत में 15 प्लेयर्स थे, एक प्लेयर तो सेलेक्ट हो गया, बचे कितने प्लेयर्स? 14 प्लेयर्स। अच्छा टोटल 10 बंदे चुनने, 11 बंदे चुनने थे, एक ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यानी कि अब कितने सेलेक्ट करने हैं? अब सिर्फ अपने को 10 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो जो क्वेश्चन शुरुआत में ऐसा था वो कन्वर्ट होके ऐसा हो गया, बिकॉज एक पर्सन सेलेक्ट हो चुका है, उसके सिलेक्शन पे और कोई बात हो ही नहीं सकती, कोई सवाल उठ ही नहीं सकता है। और उसको सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं यार? वो कैप्टन है, उसी बंदे को चुनना है, रोहित शर्मा को चुनना है, एक तरीका है। मतलब आज के टाइम में रोहित शर्मा है, आप अगर आगे वीडियो देखें तो मुझे नहीं मालूम कौन होगा। तो इसको सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका है। अब हमें तलाश करने हैं 10 बंदे, 14 बंदों में से एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे। आप बोलेंगे सर उसके लिए 14C10 आपके पास ऑप्शन होंगे, ठीक है? ये इसके वेज आ गए। भाई हमको तो पूरी टीम बनानी है, हमको 11 खिलाड़ियों के टीम बनानी है। तो एक तरीका इधर से, 14C10 तरीके इधर से। तो आप इन दोनों को क्या कर दें? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आंसर फाइनली 14C10 ही आएगा। अब जैसे मैंने यहां पे बच्चों 15C4 को सॉल्व किया था, वही सारी बातें लगा के आप 14C10 को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं क्यों करूं सॉल्व यार? आपको कॉम्बिनेशन मैंने सिखाया, मैंने एनसीआर आपको सिखाया, मैंने यहां पे एक आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। भाई इतनी सारी चीजें सिखाई हैं, थोड़ा सा पुराना सिखा दिया है, इसको सॉल्व तो तुम कर ही सकते हो ना, कि मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा दूं लास्ट तक कि देखो बच्चों इतना आंसर आया। मैं स्पून फीडिंग का काम नहीं करूंगा आपके लिए कि सारी चीजें एकदम आपको सिखा दी मैंने, मतलब मैं ही बता दूं सब कुछ, और आप ऐसे वीडियो देख रहे हो ये सोचते हो अरे वाह 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 सब आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है, और फिर एग्जाम में गए अरे 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 अब कुछ नहीं आ रहा, अब कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसी हालात अपने को नहीं करना है, इसीलिए मैं गाड़ी यहां पे रोकूंगा। बच्चा जिसको आता है वो कर देगा, जिसको नहीं आता है वो जाएगा, देखेगा पुराना वीडियो, फिर आएगा, फिर उसको सॉल्व करेगा। नई चीज क्या थी? नई चीज कॉम्बिनेशन थी, वो सिखाई ना मैंने। ये तो पुरानी चीज है ना, सिखा चुका हूं ना, वापस से क्यों करूं? समझो। तो ये मत बोलना अरे सर आपने तो सवाल ही पूरा नहीं किया, ये मत बोलना, बिल्कुल भी मत बोलना, तुम गलत हो अपनी जगह। क्योंकि भाई मेरा काम है आपको सिखाना, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। मैंने सिखाया कॉन्सेप्ट, मैंने गाड़ी वहां रोकी जहां से आप खुद कर सकते हैं, और आपको करना है। आप अगर यहां पे रुक के बोलेंगे कि सर अब क्या करें, तो भाई गड़बड़ है कहानी, आपने पुरानी चीज नहीं सीखी। डायरेक्ट इस वीडियो पे क्यों आए? जाओ पुराना वीडियो देखो फिर यहां पे आओ, समझ रहे हो? इसलिए वहां पे गाड़ी रोक दी मैंने। सेकंड पार्ट मेरी तरफ से डन, बाकी तुम्हारा काम। चलो ठीक है सर, डन डन डन। अभी ये बताओ सर थर्ड पार्ट क्या है भाई? तो थर्ड पार्ट में ये है अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चोजन, मतलब एक बंदा उसको कभी चूज ही नहीं करना। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे रिलेट करें? मान लो चोटिल हो गया, क्या हो गया? मान लो वो चोटिल हो गया, अब उसको तो सेलेक्ट कर ही नहीं सकते ना। तो चलो इसको सर कैसे समझेंगे अपन? आ जाओ भाई समझाता हूं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो भाई अपने पास थर्ड पार्ट कर रहे हैं अपन ना, तो 3 डाल देते हैं कि थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो अपने पास शुरुआत में 15 बंदे थे, राइट? इन 15 बंदों में से हमें कितने बंदे चूज करने थे? भाई हमको 11 प्लेयर चूज करने थे। कहानी ऐसी है, पर एक बंदा हो गया चोटिल, मान लो उसका नाम था जडेजा, जडेजा हो गया चोटिल। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? जडेजा को तो चुन नहीं सकते, 15 बंदे थे उसमें से एक बंदा हो गया चोटिल, तो बचे कितने बंदे? तो एक्चुअली बच्चों अब आपके पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 14 प्लेयर्स, क्योंकि एक पर्सन एक प्लेयर आपका चोटिल हो चुका है। लेकिन अभी भी टीम तो बनानी है, अभी भी 11 प्लेयर तो चूज करने
चुनने हैं। तो भले ही अपने पास 14 बंदे बचे, लेकिन चुनने कितने हैं उनमें से अभी भी 11। अरे भाई जडेजा चोटिल हुआ तो तुम बोलोगे अब हमारा एक प्लेयर चोटिल हो गया तो हम 10 प्लेयर की टीम भेजेंगे, ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। अभी भी तुम अपने 11 बंदों को तो चुनोगे। तो एक प्लेयर तुम्हारा जडेजा चोटिल हुआ माना, तुम्हारे पास 14 प्लेयर बचे अवेलेबल, उनमें से कितने चूज करो? 11 चूज करो। तो भाई इन 14 प्लेयर में से कितने चूज करोगे? तुम 11 प्लेयर चूज करोगे। अब 14 थे टोटल, तुम्हारे पास चुनने हैं 11। तुम सभी लोग जानते हो कि आंसर हो जाएगा 14C11। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज जाने और मेरी पुरानी वीडियो जाने। डन? चलो भाई ले लो स्क्रीनशॉट। जो बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है मैंने यहां पे करने की कोशिश की है, कुछ में कुछ भी कमी नहीं रखी है। देखिए सारी वैरायटी कवर करेंगे धीरे धीरे, इन सारी चीजों को नोट डाउन करिए। जब ये हो जाता है तो फिर इस पन्ने पे आइए, इन सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए क्वेश्चन को खत्म करिएगा। कभी भी एग्जाम में आप यहां पे नहीं रुकेंगे, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे बकायदा, ठीक है? ऐसा नहीं कि अरे हम तो यहीं पे रुक जाते हैं, हो गया, सर भी यहीं पे रुक गए थे। भाई सर आपके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं तो आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं यहां पे आप एग्जाम में रुक के आ जाओगे ना, नंबर कट, आधा नंबर तो जाएगा भाई, क्योंकि आपने सॉल्व नहीं किया ना, आपने आलसी दिखाई, तो टीचर भी आलसी दिखाना चाहिए नंबर देने में, इसीलिए पूरा सॉल्व करना है। चलो दादा ये पहला सवाल तो अपना हो गया है डन। अगली वैरायटी लाएं, नई वैरायटी लाएं कुछ? चलो नई वैरायटी ये रही अपने पास अगली वैरायटी। बच्चों कॉम्बिनेशन में जो सबसे पॉपुलर सवाल होता है, सबसे पॉपुलर वो रहता है कमिटी बनाने का सवाल। कमिटी की गठन करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे देश का गवर्नमेंट भी कुछ भी होता है तो कमिटी की गठन कर देता है कि भाई ये चीज हो गई इस पे कमिटी बना दो, ये चीज हो गई इस पे कमिटी बना दो, ये करना है इस पे कमिटी बना दो, वो करना है इस पे कमिटी बना दो। तो उन्होंने सोचा क्यों ना पढ़ाई में इनको कमिटी बनाना ही सिखा दें, आगे जाके कमिटी बनाएंगे। तो वही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है, हमको कॉम्बिनेशन में बड़ी ही कमिटियां गठित करनी पड़ती हैं, बहुत सारी कमिटी बनानी पड़ती है, और यहां पे आपके कॉम्बिनेशन में सबसे पॉपुलर सवाल कमिटियों पे ही आता है। तो लीजिए आ गया सवाल, क्या है सवाल पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 men and 5 ladies कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 ladies। तो जनाब सवाल कुछ ऐसा है, हिंदी में समझा देता हूं, इंग्लिश तो आती नहीं अपने को। सवाल कुछ ऐसा है कि आपको 5 बंदों की, 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, ठीक है? अब ये जो कमेटी आपको गठित करनी है, कमेटी आपको बनानी है, वो कमेटी बननी है 6 men and 5 ladies। मतलब जो अवेलेबल पर्सन है आपके पास उनमें 6 men हैं, 5 ladies हैं। उनमें से कितनी कमेटी बनानी है, कितने बंदों की कमेटी बनानी है? 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, ठीक है? अब ये जो कमेटी बनानी है इसमें भी खास है, 3 मेन होने चाहिए, 2 लेडीज होने चाहिए। क्या है खास? कि जो आपको कमेटी बनानी है 5 बंदों की, उसमें 3 मेन होने चाहिए, 2 लेडीज होने चाहिए। सर कुछ नहीं समझ आ रहा, बोलो मत ज्यादा, लिख के दिखाओ। चलो लिख के दिखाता हूं, इधर देखो भाई, इधर देखो। पहले ये बताओ कि आपके पास गिवन क्या है, गिवन डेटा क्या है। तो दादा जो आपके पास गिवन डेटा है वो कुछ ऐसा है कि आपके पास 6 मेन है, मेन को मैं एम से दिखा रहा हूं, और आपके पास 5 लेडीज हैं, लेडीज को मैं एल से दिखा देता हूं, ठीक है? तो आपके पास 6 मेन है, 5 लेडीज हैं। भाई क्या करना है, तो आपको जो है 5 मेंबर्स की कमिटी बनानी है। कितने मेंबर्स की कमिटी बनानी है? तो आपका कमिटी जो होना चाहिए 5 मेंबर्स का होना चाहिए। अब इसमें भी पता है बड़ी खास बात है, बड़ी शानदार बात है। क्या शानदार बात है सर? कि सर जो कमेटी बनानी है इस कमेटी में कंपलसरी है, कंपलसरी बात है ये कि 3 जो होने चाहिए आपके मेन होने चाहिए, जबकि 2 जो होनी चाहिए आपकी लेडीज होनी चाहिए। सुनते जाना भाई, आपको 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, उनमें 3 जो होने चाहिए मेन होने चाहिए, उनमें 2 जो होने चाहिए लेडीज होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है ना। एक मेन कम हो सकता है ना एक लेडी ज्यादा हो सकती है। बड़ी ही मतलब गाइडलाइंस मिले हैं कि कमेटी ऐसी ही बनानी है। कोई रहा होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, तो क्या करें सर? तो भाई आपको 6 मेन में से कितने मेन चूज करने हैं? 3 मेन चूज करने हैं। आपको 5 लेडीज में से कितनी लेडीज चूज करनी है? 2 लेडीज चूज करनी है। ध्यान से समझिए बात भाई, आपको 6 मेन में से 3 मेन चूज करने हैं, आपको 5 लेडीज में से 2 लेडीज चूज करनी है। हमने एनसीआर का फॉर्मूला पढ़ा है, हम बोलेंगे 6C3 और हम बोलेंगे 5C2। अरे बोलो दादा समझ आया कि नहीं आया? वापस से सुनो भाई, 6 मेन में से 3 मेंस चुनने हैं तो 6C3, 5 लेडीज में से 2 लेडीज चुननी है तो 5C2। क्या गलत बोल रहा हूं भाई? एनसीआर का फॉर्मूला तो लगाया मैंने, n डिफरेंट थिंग्स में से 8 डिफरेंट थिंग्स चूज करनी है, तो 6 डिफरेंट मेन में से 3 डिफरेंट मेन चूज करने हैं, 6C3। 5 डिफरेंट लेडीज में से 2 डिफरेंट लेडीज चुनने हैं तो 5C2। अब क्या करें? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या
क्या? मल्टीप्लीकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अरे सर ये क्या चीज थी, क्या बोल रहे हो आप? मैंने सिखाया था, एक काम हो, उस काम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें और दोनों पार्ट कंपलसरी हो, तो जो आंसर आता है दोनों पार्ट का उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और एक काम हो, उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक पार्ट, दोनों ही पार्ट करने से अपना काम हो जाए, मतलब कंपलसरी नहीं है दोनों पार्ट करना, अगर ये कर लो तो भी काम, ये कर लो तो भी काम पूरा, तब होता है एडिशन। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, यहां पे मल्टीप्लीकेशन लगाऊं कि एडिशन लगाऊं? तो तुम बोलोगे सर अपनी कमेटी में तो 5 मेंबर कंपलसरी है, यानी कि सर ये काम भी कंपलसरी है और सर ये वाला काम भी कंपलसरी है। ऐसा तो होगा नहीं कि 3 मेन चुन लो कमेटी बन गई, 2 लेडीज चुन लो कमेटी बन गई, ऐसा तो नहीं होगा। सर ये काम भी कंपलसरी है और सर ये वाला काम भी कंपलसरी है, इसका मतलब ये होगा कि सर बीच में क्या आएगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा। अरे बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया, शानदार, बात समझ रहे हो तुम, इसलिए मल्टीप्लिकेशन आएगा। कुछ मेरे दोस्त रहते हैं वो बीच में एडिशन करके बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं अरे वाह हम तो सही करके आ गए, और फिर एग्जाम में टीचर यहां पे मल्टीप्लिकेशन भी लगाता है और पूरा क्वेश्चन में ऐसे क्रॉस भी लगा देता है। तो ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां अपने साथ न बनने दें, कॉन्सेप्चुअली चीजों को ग्रास्प करें कि यार मल्टीप्लिकेशन क्यों? क्योंकि दोनों ही काम कंपलसरी है, कमिटी में 5 बंदे होना कंपलसरी है, ऐसा कहां लिखा है? सवाल में। अब क्या करें? तो जनाब 6C3 को आप सॉल्व करिएगा, मैं नहीं सिखा रहा, 5C2 को आप सॉल्व करिएगा, मैं नहीं सिखा रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा और आंसर पाइएगा। अरे बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर, शानदार, चलो आ जाओ। तो एक और एग्जांपल अपन ने कवर कर लिया, बोला ना कमिटी बनाने पे बहुत सवाल आएंगे, चलो एक और कमिटी बनाएंगे अपन, तो रुकेंगे, थोड़ी वैरायटी कवर कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। चलो इधर देखो, आउट ऑफ 5 मेन एंड 2 वुमेन, भाई आपके पास 5 मेन है 2 वुमेन है, लिखते चले क्या इंफॉर्मेशन? आ जाओ लिखते चलेंगे अपन इंफॉर्मेशन, कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भाई हमें बोला गया है आपके पास 5 मेन है, आपके पास 2 वुमेन है, ठीक है। आपको कमिटी कितने लोगों की बनानी है बच्चों? आपको कमिटी बनानी है 3 लोगों की कमिटी बनानी है। कितने लोगों की? 3 मेंबर्स की कमिटी आपको बनानी है। बहुत शानदार, आ जाओ। इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी फॉर्म्ड? एटलीस्ट 1 वुमेन इज टू बी इंक्लूडेड। अब यहां पे कमिटी बनाने में एक स्पेशल पॉइंट आ गया, एटलीस्ट 1 वुमेन इज टू बी इंक्लूडेड, यानी कि मिनिमम एक वुमेन को तो कमिटी में इंक्लूड करना ही करना है। भाई 3 मेंबर की कमिटी है तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप तीनों के तीनों मेन चूज कर लें, ऐसा नहीं चलेगा, एक वुमेन को तो इंक्लूड करना ही करना है। तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे, चलिए अलग अलग केसेस पे अपन बात कर लें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहला केस नंबर 1, ध्यान से सुनना। भाई क्या बोला उसने? 1 वुमेन सेलेक्ट करना ही करना है, तो हमने एक वुमेन सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले, पर कमिटी में तो 3 बंदे होने चाहिए, एक वुमेन आ गई तो यहां पे कितने मेन सेलेक्ट होंगे? भाई 2 मेन सेलेक्ट हो जाएंगे। ये पहला केस, क्लियर है क्या? बहुत शानदार। इसके बाद बच्चों दूसरा केस आएगा। दूसरा केस कैसे आएगा? वुमेन की संख्या 1 से 2 हो सकती है, हाँ जी 2 वुमेन है तो हमने 2 वुमेन सेलेक्ट कर लिए। जब आपने 2 वुमेन सेलेक्ट कर लिए तो 3 मेंबर की कमिटी है, 2 वुमेन हो गए, तो अब मेंस कितने रख दीजिए? आप 1 मेन रख दीजिए। ये दूसरा केस हो गया। क्या इसके अलावा कोई केस आ सकता है क्या? क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि हम मेंस 3 के 3 सेलेक्ट कर लें? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? अरे कमिटी में 3 मेंबर होने चाहिए, अगर तुम 3 मेन सेलेक्ट कर लोगे तो खेल तो खत्म हो गया ना। क्या तुम 3 वुमेन सेलेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास नंबर ऑफ अवेलेबल वुमेन्स कितनी है? सिर्फ 2 है। इसीलिए यही 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे। अब आपको क्या करना है? आपको दोनों ही पॉसिबल केसेस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो पहले केस 1 को अपन सॉल्व करेंगे। तो केस 1 के अकॉर्डिंग हमें 2 मेन और 1 वुमेन सेलेक्ट करने हैं। कितने मेन से? भाई आपके पास 5 मेन है, उसमें से कितने मेन चाहिए? 2 मेन चाहिए, यानी कि आप क्या लिख देंगे? आप 5C2 लिख देंगे। अरे बोलो दादा पॉइंट क्लियर कि नहीं क्लियर? बहुत शानदार। अच्छा आपके पास 2 वुमेन है, कितनी वुमेन सेलेक्ट करनी है? 1 वुमेन सेलेक्ट करनी है, तो आप यहां पे क्या लिख देंगे? 2C1 लिख देंगे। पिछले क्वेश्चन में ही मैंने सिखाया था कि कमिटी बनेगी तो पूरी बनेगी, दोनों ही पार्ट कंपलसरी है, यानी कि बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा। अरे हाँ या ना? हाँ। इसको सॉल्व कर लें क्या? मैं नहीं कर रहा, तुम करना सॉल्व, ठीक है। केस 2 आएगा। अब केस 2 के बारे में बात सुनना। भाई 1 मेन, 5 मेन में से सिर्फ 1 मेन सेलेक्ट करना है, तो यहां पे 5C1 आ जाएगा। यहां पे 2 वुमेन में से दोनों के दोनों वुमेन सेलेक्ट करने हैं, तो यहां पे 2C2 आ जाएगा। आप इसको भी सॉल्व करें, आंसर आएगा।
अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ तरीके क्या हो गए कमिटी बनाने के। तो भाई जब तुमने केस 1 किया तो भी तुम्हारा काम पूरा हुआ, तब भी तुमने कमिटी बनाई। जब तुमने केस 2 किया तब भी तुम्हारा काम पूरा हुआ, तब भी तुमने कमिटी बनाई। यानी बात समझ रहे हो, ये केस और ये केस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं क्या, इन दोनों को एक दूसरे में कुछ रिलेशन है क्या, नहीं है। ये केस सेपरेट है, ये केस सेपरेट है। अगर आप केस 1 को परफॉर्म करते हो तो भी काम पूरा माना जाएगा, और केस 2 को परफॉर्म करते हो तो भी आपका काम पूरा माना जाएगा। बच्चों ऐसे सिचुएशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगता है। मैं गला फाड़ फाड़ के आपको चिल्ला के समझा के ऑल सब हो चुका है पहले ही। तो बस क्या करेंगे, जो केस 1 का आंसर आएगा, जो केस 2 का आंसर आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो बस अपने टोटल वेज क्या हो जाएंगे, या फिर टोटल वेज मत बोलो, नंबर ऑफ कमिटीज बोलिए। क्या बोलेंगे आप कि नंबर ऑफ कमिटी जो बनेगी, नंबर ऑफ कमिटी की स्पेलिंग नहीं आती मुझे, देख लेना तुम लोग। नंबर ऑफ कमिटी जो बनेगी, केस 1 का आंसर आया है 5C2 मल्टीप्लाइडेड बाय 2C1, और केस 2 का आंसर आया है 5C1 मल्टीप्लाइडेड बाय 2C2। इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कमिटीज आ जाएंगे। तो बच्चों कुछ इस तरीके से आपका ये सवाल होता है। ऐसे केसेस बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि इन बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अभी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा, तो वो सारे भी आपको ही करने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जांपल बच्चों अपना हो चुका है खत्म। बढ़ते हैं अपन अगले एग्जांपल पे। लो भाई, फिर कमेटी बनाते हैं, आ जाओ, कमेटी का गठन करेंगे। सवाल ये है, अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 मेन एंड 4 लेडीज। तो आपको 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, 6 मेन है, 4 लेडीज है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितने तरीकों से आप ये काम कर सकते हैं। व्हेन, पहला केस, एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, मिनिमम 2 लेडीज को इंक्लूड करना है। और दूसरा केस, एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। ऑब्वियसली हम पार्ट ए अलग करेंगे, पार्ट बी अलग करेंगे, है ना। चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं हम यहां पे सॉल्यूशन। आ जाइए भाई, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है पहले लिखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, तो हमारे पास टोटल 6 मेन है, और हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास 4 लेडीज हैं, राइट। हमें कमिटी कितने बंदों को बनाना है बच्चों, तो हमें 5 मेंबर्स की कमिटी बनानी है। कितने मेंबर्स की कमिटी बनानी है, हमें 5 मेंबर्स की कमिटी बनानी है, ठीक है। अभी पहला केस आ जाओ। तो पहले केस में ये बोला है, केस ए में ये बोला है एटलीस्ट 2 लेडीज। क्या बोला है इसमें हमें बोला है एटलीस्ट 2 लेडीज, यानी कि मिनिमम कितनी लेडीज हो सकती हैं बच्चों, मिनिमम जो है 2 लेडीज आ सकती हैं आपके कमिटी में। मिनिमम मतलब 2, ऐसा नहीं है कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 लेडीज भी हो सकती हैं, लेकिन 2 से कम लेडीज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा कि 1 लेडी हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कमेटी में आप एक भी लेडी ना चुने, मिनिमम 2 लेडी अपने को तो चाहिए ही चाहिए 5 मेंबर की कमेटी में। चलो क्या करोगे सर ए वाले पार्ट के अंदर डिफरेंट केसेस बनाएंगे। सर कैसे केसेस बनाओगे, आ जाओ देखो जरा। अगर मैं यहां पे केस 1 की बात करूं आपसे बच्चों, तो सुनिएगा, हमें 2 लेडीज चाहिए ना, तो हम कर देते हैं कि हमने मिनिमम 2 लेडीज चुनी, मेंबर 5 होने चाहिए, तो हमें मेंस कितने चूज करने पड़ेंगे भाई, हमें 3 मेन चूज करने पड़ेंगे, पहला केस। अगर यहीं पे मैं दूसरे केस की आपसे बात करूं, लेडीज की संख्या तो बढ़ सकती है, तो लेडीज की संख्या अगर मैंने 2 से 3 कर दी, तो मेंस क्या हो जाएंगे, मेंस घटेंगे। जो पहले 3 मेन थे वो कितने मेन हो जाएंगे, अब वो 2 मेन हो जाएंगे। क्यों, अरे मेंबर तो 5 ही होने हैं ना, तो मेंस तो घटेंगे ना, लेडीज बढ़ी तो। अच्छा, इसी में बच्चों तीसरा केस भी होगा, वो भी सुनो। अगर मैं यहां पे तीसरे केस की बात करूं तो क्या, तो मैंने लेडीज की संख्या और बढ़ा दी, क्योंकि हमारे पास टोटल कितनी लेडीज हैं, 4 लेडीज। उसने बोला एटलीस्ट, मतलब लेडीज अपन 4 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर केस 3 की बात करूं मैं, तो मैंने लेडीज की संख्या 4 कर दी, मेंबर तो 5 होने चाहिए, तो मेंस कितने होंगे, 1 होगा। तो यहां पे आपने क्या बोला, 1 मेन। बच्चों ये 3 डिफरेंट केसेस आपके सामने यहां पे ऐसे बन के आएंगे, ठीक है। अब हमें हर एक केस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले अपन केस 1 के लिए सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो यहां पे क्या बोला उसने भैया, 3 मेन 2 लेडीज। मेन कितने हैं शुरुआत में बच्चों, 6 हैं, लेडीज कितने हैं आपके पास, 4 है। तो 3 मेन कैसे तलाश करोगे, कैसे सेलेक्ट करोगे, तो 6C3 हो जाएगा, ये तो क्लियर होना ही चाहिए। अभी 4 लेडीज हैं, उनमें से 2 लेडीज तलाश करनी है, तो 4C2 हो जाएगा। ऑब्वियसली मेंबर्स बने हैं, पूरा कमिटी बनाना है, मल्टीप्लाई होगा, है ना।
इसके बाद ये केस 1 बन गया। ऐसे ही बच्चों अगर आप केस 2 सॉल्व करेंगे तो एक बात बताइए, 2 मेन, कितने मेन हैं शुरुआत में? 6, उसमें से 2 मेन चाहिए तो 6C2। अच्छा इधर बताइए कितनी लेडीज चाहिए? 3, टोटल कितनी थी शुरू में? 4, यानी कि 4C3। वापस से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियस है यार, ये तो मल्टीप्लाई करना। ऐसे ही बच्चों अगर आप केस 3 पे आ जाओगे, कितने मेन हैं? सिर्फ 1 मेन, मेन की संख्या बहुत कम हो गई भाई। 6 मेन शुरुआत में थे तो वहां पे अपन ने 6C1 कर दिया, और यहां पे 4 लेडीज, चारों की चारों लेडीज चाहिए अपने को, तो फिर 4C4। ये आपके 3 केसेस आ गए। ये तो 3 डिफरेंट केसेस हो गए। अब टोटल कमिटीज कैसे बनेंगी ए वाले पार्ट के अंदर, वो बताइए भाई। टोटल केस के लिए आप सभी लोग जानते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने तीनों केसेस को ऐड किया था, वही काम हम यहां पे करेंगे। तो आपकी टोटल कमिटीज अगर मैं बताऊं कि टोटल कमिटी, ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 बचा है। अगर टोटल कमिटीज मैं बताऊं कि टोटल कमिटी कितनी बनेंगी, तो पहले केस 1 से आंसर आ चुका है 6C3 मल्टीप्लाइडेड बाय 4C2, ठीक है। केस नंबर 2 से क्या आंसर आ चुका है? वहां से आ चुका है 6C2 मल्टीप्लाइडेड बाय 4C3, और केस तीसरे से क्या आंसर आ चुका है? वहां से आ चुका है भाई 6C1 मल्टीप्लाइडेड बाय 4C4। तो इस तरीके से आपने क्या करना है? टोटल कमिटीज निकाल लेनी है। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया खत्म। अब बढ़ते हैं अपन पार्ट 2 पे कि भाई पार्ट 2 यानी बी वाला पार्ट क्या करेंगे। तो बी वाला पार्ट क्या है? बी वाला पार्ट है एटमोस्ट 2 लेडीज, ज्यादा से ज्यादा 2 लेडीज। एटलीस्ट और एटमोस्ट का डिफरेंस समझते हैं ना? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो वहां पे वो कह रहे हैं एटमोस्ट 2 लेडीज, 2 लेडीज से ज्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए। चलिए हम लिखेंगे यहां पे कि हमें चाहिए एटमोस्ट 2 लेडीज हमारी कमिटी में। एटमोस्ट मतलब मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है भाई। कमिटी तो आज भी 5 मेंबर्स की बनेगी, कमिटी तो आज भी 5 मेंबर्स की बनेगी। अब उसने बोला एटमोस्ट 2 लेडीज, यानी कि हमारे पास पता है एक ऐसा चॉइस है जिसमें हम एक भी लेडी को सेलेक्ट ना करें। अरे गलत बोल रहा हूं क्या? एटमोस्ट 2 लेडीज हैं तो हम 0 लेडीज सेलेक्ट करें। एटमोस्ट का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा 2, उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम एक भी लेडी को सेलेक्ट ना करें। तो हमने बोला 0 लेडीज, पहला केस हमने बोला कि 0 लेडीज, एक भी लेडी को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। भाई कमिटी में 5 बंदे होने चाहिए, तो क्या 5 मेन अपन सेलेक्ट कर सकते हैं? तो हाँ भाई, हम 5 मेन तो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने मेन हैं? हमारे पास टोटल 6 मेन हैं, तो 5 मेन तो अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे अपना दूसरा केस आएगा भाई। अब एक लेडी से हमने बोला कि नहीं, अब हम 1 लेडी को सेलेक्ट करेंगे। एटमोस्ट 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं, एक तो जरूर। अब एक लेडी कर दिया तो मेन की संख्या कम हुई, 4 हुई, है ना। यहां पे आएगा बच्चों फाइनली आपका केस 3, जिसमें आप क्या बोलेंगे? एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा तो 2 लेडीज तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना। तो आपने 2 लेडीज सेलेक्ट कर ली, यानी कि आपके पास कितने मेंस का ऑप्शन आया? 3 मेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये 3 डिफरेंट केसेस बनेंगे, 2 से ज्यादा लेडीज तो नहीं हो सकती। अब बस हर एक केस के लिए अपन सॉल्व कर लेते हैं। 5 मेन 0 लेडीज, जल्दी बताइए मेन कितने थे? अगर मैं याद दिलाऊं तो मेन अपने पास 6 थे, और लेडीज कितनी थी? लेडीज अपने पास 4 थी, ठीक है। तो 6 मेन थे, 4 लेडीज थी। पहले केस में अपने को 5 मेन सेलेक्ट करना है, तो 6C5, लेडीज 0, तो 4C0। आई होप ये क्लियर है। ऐसे ही केस 2 में क्या करेंगे? 4 मेन सेलेक्ट करने हैं, तो हम बोलेंगे 6C4 मल्टीप्लाइडेड बाय 4C1। ऐसे ही हमें 3 मेन सेलेक्ट करने हैं, तो 6C3 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 लेडीज सेलेक्ट करनी है, तो 4C2। बच्चों 3 केसेस डिफरेंट आ गए, ऑब्वियसली तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि टोटल कमिटीज जो आपके बी केस में बनेंगी, टोटल कमिटीज जो आपके बी केस में बनेंगी, टोटल कमिटीज जो आपके बी केस में बनेंगी। पहले केस से आंसर क्या आ चुका है? 6C5 मल्टीप्लाइडेड बाय 4C0। सेकंड केस में क्या आंसर आ चुका है? यहां पे आ चुका है 6C4 मल्टीप्लाइडेड बाय 4C1। और तीसरे केस में क्या आ चुका है? तीसरे केस में आ चुका है 6C3 मल्टीप्लाइडेड बाय 4C2। तो इस तरीके से जो है आपका सिचुएशन फाइनल बनेगा। आई होप कि आपको ये पूरा पार्ट, पूरा पोर्शन समझ में आया है कि कैसे हमने खेल खेला है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये हो चुका है तो भाई यहां पे आके इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेते हुए सवाल को क्या कर दीजिए? सवाल को खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये वाला सवाल अपना डन। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और वैरायटी अलग आ गई। एन एग्जामिनेशन पेपर कंटेनिंग 12 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स A and B.
पार्ट ए कंटेन्स 7 क्वेश्चन, पार्ट बी कंटेन्स 5 क्वेश्चन। अरे सवाल कहां गया भाई? अच्छा सवाल ही नहीं लिखा, रुको आगे का सवाल मैं बता देता हूं। यहां पे एक्चुअली सवाल पूरा नहीं है, सवाल मैं पूरा कर देता हूं। सवाल ऐसा है कि अ स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। मैं सवाल पूरा कर देता हूं, आप परेशान मत होइए, मुझे सब याद रहता है। अ स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। तो आपका जो एक बच्चा है उसको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भाई? उसको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अ स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। और पता है एक यहां पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है? 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। हर एक पार्ट से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भाई? उसको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हर एक पार्ट से। तो वापस से एक बार क्वेश्चन आपको पूरा समझाता हूं, सुनिएगा भाई। सवाल कुछ ऐसा है बच्चों कि एक एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें टोटल कितने सवाल हैं? जिसमें टोटल 12 सवाल है। उसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। पार्ट ए में जनाब 7 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है, 7 + 5 12। एक स्टूडेंट को टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और यहां पे कंडीशन ये है 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट, एटलीस्ट, ऐसा लिख दीजिए, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, यानी कि हर एक पार्ट से कम 3 क्वेश्चन तो उसको अटेम्प्ट करने हैं। अब पूरा सिचुएशन जरा मैं आपको यहां पे समझाता हूं। सवाल अधूरा था तो पहले तो मैंने सवाल लिखा, अब मैं आपको जरा जवाब देता हूं। इधर सुनिएगा बच्चों ध्यान से, है ना। तो एक बात बताओ, कितने क्वेश्चन थे अपने पास टोटल भाई? अपने पास टोटल 12 क्वेश्चन थे। ये 12 क्वेश्चन कितने पार्ट में डिवाइडेड थे? तो भैया अपने पास एक पार्ट ए था और एक पार्ट बी था। पार्ट ए में कितने बंदे थे ये बताओ? 7 क्वेश्चन अपने पार्ट ए में थे और 5 क्वेश्चन अपने पार्ट बी में थे, है ना। याद आया ना? अब सुनना, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? हमको तो भैया 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन ये है कि पार्ट ए से मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए? एटलीस्ट कितने? एटलीस्ट है ना, तो मिनिमम 3 होने चाहिए। ऐसे ही पार्ट बी से मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम जो है आपके 3 होने चाहिए। ये तो कंपलसरी कंडीशन है कि भैया टोटल 8 क्वेश्चन भले ही तुमको अटेम्प्ट करने हैं, पर पार्ट ए से मिनिमम 3 क्वेश्चन और पार्ट बी से आपके मिनिमम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने ही होने चाहिए। तो फिर बताइए कितने आपके नंबर ऑफ सिलेक्शन है? आ जाइए। तो यहां पे बच्चों अलग अलग केसेस हम बनाएंगे, एकदम ध्यान से आप फोकस से सुनना, सब समझ में आएगा। टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। मिनिमम ए वाले पार्ट से 3, बी वाले पार्ट से कितने? आपके 3, है ना। अब सुनते जाना, पार्ट ए में 7 है, पार्ट बी में 5 है। तो मैंने ऐसा रखा, इधर देखना जरा, पार्ट ए का खेल और पार्ट बी का खेल। इधर देखो, फोकस रखो, इधर रखो, फोकस लूज मत करो। इधर लिख देते हैं 8 क्वेश्चन, इधर देखो, ठीक है। अपने पास टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट ए का खेल और पार्ट बी का खेल। एक बात बता दो, पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, पार्ट ए में जो है अपने पास टोटल 7 क्वेश्चन है और पार्ट बी में कितने क्वेश्चन है? अरे कहां गए यार? 5 क्वेश्चन है। पार्ट बी में अपने पास 5 सवाल है, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो यार, कहां चले जाते हो बीच बीच में। तो अपने को मिनिमम 3 और दोनों से मिनिमम 3 तो रखने हैं, टोटल 8 अटेम्प्ट करने हैं। केस नंबर 1, ए वाले पार्ट से हम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और बी वाले पार्ट से हम कितने अटेम्प्ट कर लेंगे भाई? 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे। गलत बोला क्या? 3 + 5 8। अरे भैया टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 8 अटेम्प्ट करने हैं। ए वाले पार्ट से कितने अटेम्प्ट कर डाले मैंने? 3। तो बी वाले पार्ट से कितने अटेम्प्ट करना पड़ेगा मुझे? 5। ऑप्शन बचा क्या मेरे पास बी वाले पार्ट में? नहीं, पांचों के पांचों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 3 + 5 8। और क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मिनिमम 3 ए वाले पार्ट से, मिनिमम 3 बी वाले पार्ट से? तो देखो हाँ जी हो रही है। अभी यहीं पे आएगा केस 2, सुनते जाओ, सब समझ में आएगा। ए वाले पार्ट से भाई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो तो टोटल 8 होने चाहिए। तो बी वाले पार्ट से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो? 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। केस नंबर 2। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तीसरा केस आएगा कि भाई ए वाले पार्ट से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो तो बी वाले पार्ट से कितना अटेम्प्ट कर लो भाई? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ये सही है, देखो सब एकदम अलाइन हो चुका है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एक और केस बनेगा ना, कौन सा केस? तो सर ए वाले पार्ट से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और बी वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। सर गलत हो गया ना, क्यों? क्योंकि हमको बोला है ना बी वाले पार्ट से मिनिमम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, तो मिनिमम 3 तो करो। तो यहां पे ये केस 4 पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये 3 केसेस आपके पॉसिबल हैं। अब तीनों केसेस के लिए आपको सॉल्व कर देना है।
है। कैसे सॉल्व करोगे वो इधर सुन लो भाई। ए में 7 क्वेश्चन थे, उनमें से 3 अटेम्प्ट किया, यानी कि यहां पे क्या लिख देंगे अपन 7C3 लिख देंगे। बी वाले में 5 थे, पांचों के पांचों अटेम्प्ट कर दिए, तो यहां पे हम 5C5 लिख देंगे। ऐसे ही यहां पे कहानी सुनो भैया, ए वाले पार्ट में 7 थे, उसमें से हमने 4 अटेम्प्ट किए, तो यहां पे हम 7C4 लिख देंगे। बी वाले पार्ट में 5 थे, उसमें से हमने 4 अटेम्प्ट किए, तो यहां पे हम 5C4 लिख देंगे। ऐसे ही तीसरे केस की मैं बात करूं, 7 थे, 5 अटेम्प्ट किए, तो यहां पे 7C5 आ जाएगा। यहां पे 5 थे, उनमें से 3 अटेम्प्ट किए, तो यहां पे 5C3 आ जाएगा। बच्चों जानते हो ये 3 डिफरेंट केसेस बना, एक ये और एक ये। टोटल अटेम्प्ट्स, टोटल वेज जिससे वो पेपर आंसर किया जा सकता है, इसमें तीनों केसेस को ऐड करना पड़ेगा। तो आपका पहला केस आपको आंसर देता है 7C3 मल्टीप्लाइडेड बाय 5C5, ये पहला आपको दिया। दूसरा पार्ट आपको आंसर देता है 7C4 मल्टीप्लाइडेड बाय 5C4, और तीसरा पार्ट आपको आंसर देता है यहां पे 7C5 मल्टीप्लाइडेड बाय 5C3। ये 3 हिस्से हैं आपके, तीनों हिस्सों को आप क्या कर देंगे, अरे यार गड़बड़ कर दी, बीच में क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तीनों हिस्सों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और आपका फाइनल आंसर जो है आ जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं? तो पहले तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, तो पहले तो मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किया और फिर मैंने सोल्यूशन भी आपको करके दिखाया। ये जो देखिए कितने प्रॉपर वे में अटेम्प्ट किया ना मैंने क्वेश्चन। देखो आयरन नहीं होगी, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। नहीं समझे क्या, कोई बात नहीं, हटाओ। तो देखो कितने प्रॉपर वे में चीजें लिखी है ना मैंने, पहले ये सारी बातें, फिर ये सारी बातें। ऐसे ही आप करेंगे ना बच्चों, कभी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बच्चे बहुत डरते हैं इस चैप्टर से, अरे सर ये क्या हो गया, अरे सर ऐसे कैसे हो गया, अरे सर ये कहा, ये मतलब बहुत कंफ्यूजन रहता है। वो सारे कंफ्यूजन का तोड़ ये है कि पहले आप कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंस समझिए, फिर उनका फॉर्मूला समझिए और चीजों को प्रॉपरली अरेंज करिए। इतना अगर आप कर लेंगे, मुझे नहीं लगता बच्चों आप कहीं पे तकलीफ झेलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है सवाल हो गया है। थोड़ा सा हट जाता हूं कि आप स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से ले सकें। चलिए भाई, ये एग्जांपल हो चुका है बच्चों अपना डन, और इसके बाद बढ़ेंगे अपन अगले एग्जांपल पर। आ जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये और अलग वेराइटी का है। फॉर द पोस्ट ऑफ 5 टीचर्स देयर आर 23 एप्लीकेंट्स। भाई 5 टीचर की पोस्ट निकली है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम है तो उसमें 5 टीचर की वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है, क्या करें। उसके लिए एप्लीकेंट्स भी कितने हैं, 23 है। यार ये कैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है इतने कम, चलो होगा कुछ स्पेशल कंडीशन होगा। तो 5 टीचर की पोस्ट के लिए 23 एप्लीकेंट्स हैं। 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं रिजर्वेशंस होते हैं, कुछ सीट्स हम अलग अलग कास्ट के कम्युनिटी के लोगों के लिए रिजर्व करते हैं, तो वो सिचुएशन यहां पे भी है कि जो 2 सीट्स हैं उसको हमने रिजर्व की हैं। किस कैंडिडेट के लिए बच्चों, एससी के कैंडिडेट के लिए 2 सीटें रिजर्व है। यानी कि 5 टीचर्स हैं, उसमें से 2 टीचरों का पोस्ट है वो आपके एससी के लिए कैंडिडेट के लिए क्या है, रिजर्व है। आगे, एंड देयर आर 7 एससी कैंडिडेट्स। और ये जो 23 एप्लीकेंट्स हैं, जो 23 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से 7 कैंडिडेट्स क्या है, एससी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज के अंदर सिलेक्शंस भी मेड। तो भाई कितने तरीकों से आप सिलेक्शंस कर सकते हैं। चलिए चीजों को लिखना स्टार्ट करते हैं, खुद ब खुद हमें सवाल समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहली बात तो हम ये लिखेंगे भाई हमारे पास कितने एप्लीकेंट्स हैं। पहले तो ये लिखो हमारे पास टोटल कितने एप्लीकेंट्स हैं बच्चों, तो हमारे पास टोटल जो है 23 एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स का मतलब वही कैंडिडेट, तो ऐसा लिख दीजिए एप्लीकेंट्स ऑब्लिक कैंडिडेट। तो हमारे पास टोटल 23 एप्लीकेंट्स या कैंडिडेट हैं। राइट, ठीक है। हमारे पास भाई इन कैंडिडेट में 7 कैंडिडेट्स क्या है बच्चों, एससी के कैंडिडेट्स हैं। तो ये भी मेंशन कर दो कि इन 23 एप्लीकेंट्स में जो 7 हैं वो आपके शेड्यूल्ड कास्ट के कैंडिडेट्स हैं, तो बाकी जो होंगे किसी और कम्युनिटी के होंगे। तो 23 माइनस 7 कितना होता है, 16 होता है। राइट, तो 16 जो है नॉन एससी है, ऐसा लिख दें। ये जो 7 कैंडिडेट्स हैं वो एससी के हैं, तो जो बाकी 16 होंगे वो क्या होंगे, नॉन एससी के होंगे, बाकी अदर कम्युनिटीज के होंगे। राइट, तो ऐसा सिचुएशन हो गया। अब बच्चों हमें यहां पे बोला गया है कि आपको कितने टीचरों की पोस्ट है। भाई आपके पास टोटल सिलेक्शंस कितने करने हैं, तो आपके पास 5 पोस्ट है टीचरों की। कितने पोस्ट है टीचरों की बच्चों, आपके पास 5 पोस्ट है टीचरों की। अब उसमें भी उन्होंने कंडीशन डाल दी है। क्या कंडीशन डाल दी है कि जो 2 पोस्ट है ये रिजर्व्ड है। किसके लिए रिजर्व्ड है, एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है। 2 पोस्ट जो है आपके एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है। भाई 5 में से 2 पोस्ट रिजर्व हो गए, तो 3 पोस्ट क्या हो गए आपके
अनरिजर्व्ड हो गए, 3 पोस्ट क्या हो गए, ये नॉट रिजर्व्ड हो गए, राइट, सही बोल रहा हूं ना, ये नॉट एससी के लिए हो गए, नॉन एससी के लिए हो गए, इन तीनों पे और भी कम्युनिटीज के लोग आ सकते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, 23 एप्लीकेंट्स थे या 23 आपके पास कैंडिडेट्स थे, उनमें से 7 कैंडिडेट्स एससी के थे, आपके 16 कैंडिडेट्स नॉन एससी के थे। अब यहां पे आपके पास 5 पोस्ट है, इसमें से 2 पोस्ट एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, बाकी 3 पोस्ट नॉन एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड हैं। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि भाई टोटल कितने सिलेक्शंस हो सकते हैं। तो बच्चों यहां पे ध्यान से सुनो, ये जो 2 पोस्ट एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं, ये किस में से सेलेक्ट होंगे, ये जो 7 एससी बंदे हैं उन्हीं में से 2 पोस्ट 2 बंदों को अपन देंगे, सही बोल रहा हूं ना, बाकी 3 पोस्ट तो नॉन एससी के लिए हैं। तो ये जो 16 बंदे हैं इनमें से 3 पोस्ट अपन किसको देंगे, नॉन एससी को देंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की। भाई ये जो 2 पोस्ट एससी के लिए रिजर्व हैं वो एससी कम्युनिटी के लोग ही भरेंगे, तो 7 बंदे आपके एससी कम्युनिटी के थे, तो S7 में से 2 सेलेक्ट करना है। आपके ये जो 3 पोस्ट थे तो नॉन एससी के लिए थे, नॉट एससी के लिए थे, तो जो 16 नॉन एससी के बंदे हैं उनमें से आप कितनों को सेलेक्ट कर ले, 3 को सेलेक्ट कर ले, तो बस हो गया काम खत्म। तो यहां पे बच्चों 7C2 हो जाएगा, देखिए जरा यहां पे क्या हो जाएगा, 7C2 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 16C3 हो जाएगा। हम सभी जानते हैं हमको ये तो पूरा काम करना है, यानी पूरा काम हमारा क्या है, कंपलसरी है, उसके लिए हमें बीच में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो बस बीच में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके टोटल वेज हैं सिलेक्शंस के, ये क्या है आपके बच्चों, ये टोटल वेज हैं सिलेक्शन के। तो आप लिख सकते हैं ये टोटल वेज हैं, क्या है ये, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका सवाल यहां पे होता है, एंड आई होप कि आपको पूरे सवाल का हर एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आया है। मैं कहता हूं ना, हमेशा ऐसे चार्ट बनाओ, हमेशा ऐसे डायग्राम बनाओ, सवाल बहुत आसान हो जाता है। अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम उतरना चालू हो जाए तो समझ जाइए कि आपके लिए सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलें, ये सवाल बच्चों अपना हो चुका है खत्म। बढ़ते हैं अपन अगले सवाल पे। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन ऑफ n साइड। तो बच्चों आपके पास एक पॉलीगन है जिसमें कितने साइड्स हैं, n साइड्स हैं, मतलब उसने बताया नहीं एक्चुअली कितने साइड हैं, n वेरिएबल्स में उसने दे दिया, तो आपको बताने हैं कि कितने डायगोनल्स जो हैं इस पॉलीगन में होंगे। तो यहां पे बच्चों जो मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हर जगह काम आ जाता है, मतलब एमसीक्यू बहुत सारी जगहों पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एकदम फोकस से सुनिएगा और समझिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो भाई हमें क्या गिवन है ये बताओ सबसे पहले। तो हमें ये गिवन है कि हमारे पास एक पॉलीगन है, हमारे पास क्या है सर, हमारे पास एक पॉलीगॉन है, और पॉलीगॉन में कितने साइड हैं सर, तो पॉलीगन में जो है टोटल n साइड्स हैं। गलत बोल रहा हूं क्या, पॉलीगॉन में कितने साइड है टोटल, पॉलीगॉन में टोटल n साइड है। बच्चों एक बात बताओ, पॉलीगन का मतलब क्या, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, यही होता है ना शायद पॉलीगन, मेरे को नहीं मालूम, आप तो जानते हो। अरे सर मैथ्स के टीचर हो, आपको नहीं मालूम, अरे यही होता है यार, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, पेंटागन, हेक्सागन, उसके बाद मैं भूल जाता हूं, ये सारे क्या होते हैं आपके पॉलीगन होते हैं। ठीक है, तो जितने साइड होते हैं उतने ही उसमें वर्टेक्स होते हैं या उतने ही उसमें पॉइंट्स होते हैं। गलत बोल रहा हूं क्या, रेक्टेंगल में 4 साइड हैं, कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं। भाई पेंटागन में 5 साइड हैं, कितने वर्टेक्स हैं, 5 वर्टेक्स हैं। हेक्सागन में 6 साइड्स हैं, कितने वर्टेक्स हैं, 6 वर्टेक्स हैं। तो अगर आपके पॉलीगॉन में n साइड्स हैं तो कितने वर्टेक्स होंगे, n वर्टेक्स होंगे। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि हमारे पॉलीगॉन में वर्टेक्स की संख्या कितनी होगी, हमारे पास n वर्टेक्स होंगे। n वर्टेक्स कहने का मतलब हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हो गए बच्चों, हमारे पास जो टोटल पॉइंट्स हैं वो n हो गए। टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, वो हमारे पास n हो गए। अब हमें बताने हैं कि कितने डायगोनल्स हैं। हमें क्या डील करनी है भाई, हमें डील करनी है कि भैया ये जो आपके पास पॉलीगन था, इसमें जो आपने इतनी सारी बता दी बातें, इसमें डायगोनल कितने हैं। तो सुनना कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी, एकदम ध्यान से सुनना बच्चों। डायगोनल कितने हैं, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा। अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं, बेसिकली क्या है, हमारे पास n पॉइंट्स हैं, और पता है इनमें से कोई सा भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अरे ऐसा हो सकता है क्या कि तुम 3 पॉइंट ऐसे ले लो, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। मतलब ये सिचुएशन, चलो अभी इस बात को हटाओ, इसको बाद में अपन डिस्कस करेंगे, छोड़ो, हटाओ हटाओ हटाओ, भूल जाओ क्या किया। अपने पास n पॉइंट्स हैं, अपने को क्या करना है, लाइनें बनानी है। वापस से सुनना ध्यान, अपने पास कितने पॉइंट्स हैं, अपने पास n पॉइंट्स हैं, और हमें टोटल नंबर ऑफ लाइनें निकालनी है। वापस से सुनो, अपने पास n पॉइंट्स हैं और हमें क्या करना है, हमें भाई टोटल नंबर ऑफ लाइनें बतानी है कि कितनी लाइनें बन सकती है। लाइन कैसा बनता है, या लाइन सेगमेंट कैसा बनता है, सर 2 पॉइंट्स चुन लेते हैं तो लाइन सेगमेंट बन जाता है
है, गलत बोल रहा हूं क्या? अरे n पॉइंट्स हैं, उनमें से अगर 2 पॉइंट्स चुन लोगे तो लाइनें बन जाएंगी कि नहीं बन जाएगी? ऑब्वियसली सर, आपके पास 4 पॉइंट है, उनमें से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो तो एक लाइन सेगमेंट तो बीच में बनेगा। अभी कितने पॉइंट्स हैं? तो अभी सर आपके पास n पॉइंट्स हैं, हमको क्या बनाना है? हमको लाइनें बना, डायगोनल्स भूल जाओ, अभी डायगोनल्स भूल जाओ, अभी लाइनें बनाओ। तो कितने लाइन या लाइन सेगमेंट बनेंगे? तो सर n पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई से भी 2 पॉइंट्स आप चुनोगे तो आपका लाइन सेगमेंट तो बन ही जाएगा। तो अगर मैं यहां पे तलाश करूं टोटल लाइन सेगमेंट्स जो बनेंगे उनकी, मैं किसकी तलाश कर रहा हूं? मैं तलाश कर रहा हूं टोटल लाइन सेगमेंट्स की। किसकी तलाश कर रहा हूं मैं तलाश कर रहा हूं टोटल लाइन सेगमेंट्स की। तो भाई मेरे पास n पॉइंट्स थे, उनमें से मुझे 2 पॉइंट उठाने हैं तो मेरा लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो मेरे पास n पॉइंट्स थे, उनमें से मुझे 2 पॉइंट्स उठाने हैं तो मेरा लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो टोटल लाइन सेगमेंट कितने हो गए? NC2। टोटल लाइन सेगमेंट कितने हो गए? NC2। बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? बहुत जबरदस्त। बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम है, हमको तो डायगोनल निकालने थे, आपने टोटल लाइन सेगमेंट निकाल दिए। एक बात बताओ, आपके पॉलीगन में कितने साइड्स थे? n साइड्स थे, n पॉइंट्स थे तो n साइड थे। ये जो टोटल लाइन सेगमेंट निकाले हैं आपने, ये टोटल लाइन सेगमेंट में पता है कौन छुपा होगा? जो आपके साइड्स है ना, वो भी छुपे हैं। अरे भाई तुमने सारे लाइन सेगमेंट निकाल दिए, तुम्हारे पास n पॉइंट्स थे, उन n पॉइंट्स की मदद से जितने लाइन सेगमेंट बन सकते थे तुमने सब निकाल दिए NC2 वाले फॉर्मूले से, लेकिन इनमें वो वाले लाइन भी तो आ गए जो आपके पॉलीगन के क्या हैं? साइड हैं। तो अगर मैं टोटल लाइन सेगमेंट में से पॉलीगन के साइडों को घटा दूं तो मेरे पास पता है क्या बचेगा? मेरे पास बचेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। भाई आपके पास टोटल पॉइंट्स n थे, आपने टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कैसे बनाए? n पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को चुन लिए तो टोटल लाइन सेगमेंट बन गए। लेकिन जो ये टोटल लाइन सेगमेंट आपने बनाया है जनाब, उसमें आपका पॉलीगन में कितने साइड थे? n साइड तो आपके पॉलीगन में थे, तो जो n साइड हैं पॉलीगन के उनको हटा दो ना इन टोटल में से, तो क्या बचेंगे? सिर्फ और सिर्फ डायगोनल बचेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे कि आपके पॉलीगन के साइड्स कितने हैं, तो आप ऐसा लिखेंगे कि भाई आपके पास जो पॉलीगन के साइड हैं वो कितने हैं? पॉलीगन के साइड आपके पास n है। पॉलीगन के साइड कितने हैं? आपके पास n है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको डायगोनल्स निकालने हैं, तो बड़ा सिंपल सा काम करेंगे आप बोलेंगे कि सर ये टोटल लाइन सेगमेंट में से आप साइड्स घटा दें। आप क्या बोलेंगे कि सर ये जो टोटल लाइन सेगमेंट आपने यहां पे निकाले हैं, ये जो सर आपने टोटल लाइन सेगमेंट यहां पे निकाले हैं, इनमें से जो आपके पॉलीगन के साइड हैं, साइड्स ऑफ पॉलीगन, ये घटा दें। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ये क्या कर दें आप? सब्सट्रैक्ट कर दें। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन क्या कर दें सर आप यहां पे सब्सट्रैक्ट कर दें। सर जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड चीज है ये। तो टोटल लाइन सेगमेंट बच्चों हमने निकाला है कितना? हमने निकाला है NC2। नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन कितना है? n है। तो NC2 में से अगर हम n को घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल मिल जाएगा। एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी आपके लिए बना देता हूं जिससे आप चीजें और ध्यान रख पाएंगे। इधर देखिएगा, यहां पे हमारे पास डायगोनल्स की संख्या कितनी आई बच्चों? हमारे पास डायगोनल्स की जो संख्या आई है, हमने लिखा है कि ये है हमारे पास NC2 माइनस n। क्या है हमारे पास? ये NC2 माइनस n। अब NC2 को कैसे सॉल्व करेंगे मालूम है? मैंने क्या सिखाया था? NC2 को सॉल्व करना या NCR को सॉल्व करना। जो नंबर नीचे है, नीचे उसका क्या? फैक्टोरियल। तो नीचे 2 है तो नीचे क्या? 2 का फैक्टोरियल। और फिर जो नंबर ऊपर है रिवर्स ऑर्डर में उतनी बार, तो नंबर n है रिवर्स ऑर्डर में 2 बार, तो पहले आएगा n, फिर आएगा n माइनस 1, और इसमें से क्या घटाएंगे? भाई n घटाएंगे। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 फैक्टोरियल पूरी दुनिया जानती है कि 2 होता है, तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ये माइनस n है। बच्चों यहाँ पे हम LCM ले लेंगे, है ना? तो LCM कैसे लेंगे? तो 1 और 2 का LCM क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। पहले से 2 बाद में भी 2, तो यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। n इंटू n माइनस 1, यहाँ पे माइनस साइन आया। पहले से 1 बाद में 2, यानी कि न्यूमरेटर में 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n है, दोनों जगह से n को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने दोनों जगह से n को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचता है? ये पूरी चीज, यानी कि n माइनस 1 बची, बीच में माइनस साइन आया, यहाँ से n चला गया तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, और नीचे डिवाइड में क्या है? भाई नीचे डिवाइड में आपके पास 2 है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। आ जाओ इधर देखो, इधर देखो, बाहर क्या बैठा है? बाहर
n बैठा है, n -1 -2 -3 होगा, तो यहाँ पे n -3 बच गया, और नीचे डिवाइड किससे किया अपन ने, 2 से किया। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास क्या निकल गए, इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल गए। तो यहाँ पे आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया है कि अगर आपके पास n साइड का पॉलीगन हो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आप कितना निकालते हैं, वो आप निकालते हैं n मल्टीप्लाइडेड बाय n -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, बड़े ही काम का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को आप किसी भी पॉलीगन पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंसीडर किया है अपना पॉलीगन रेक्टेंगल, फॉर एग्जांपल आपने कंसीडर किया है अपना पॉलीगन रेक्टेंगल, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं भाई, उसमें नंबर ऑफ साइड आपके 4 होते हैं। तो जहां जहां पे n दिख रहा है वहां वहां पे आप 4 डाल दें, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 -3 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 4/2 2 हो गया, देखो ना इसने कैंसिल कर दिया, 4 -3 1 हो गया, तो 2 × 1 कितना आ गया, 2 आया। तो टोटल कितने डायगोनल्स आ गए आपके पास, तो सर टोटल 2 डायगोनल्स आ गए। और आप सभी लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। तो लीजिए फॉर्मूले को एक तरीके से वेरीफाई भी मैंने कर दिया। तो बड़ा ही सिंपल सा था। तो आपको टोटल लाइन सेगमेंट्स निकालने हैं NC2 से, और उसमें से किसको घटा देना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन को घटा देना है। बस आप इतना करते हैं आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर ये ले लिया है आपने तो फिर आप यहां पे आके इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को क्या करें भाई, खत्म कर दें। चलिए भाई, ये एक सवाल निपट गया। बच्चों पता है इस सवाल की खास बात क्या थी, इस सवाल की खास बात ये थी कि जब भी आप कोई पॉलीगन कंसीडर करते हैं, सवाल को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगले सवाल में ये बात बड़ी काम आएगी। जब भी आप कोई पॉलीगन कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 4 साइड का पॉलीगन कंसीडर करते हैं या 5 साइड का पॉलीगन कंसीडर करते हैं, मान लो मैंने ये 5 साइड का पॉलीगन कंसीडर किया, तो ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। बच्चों इन पांचों पॉइंट में से ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपके 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं। ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि आपके 3 पॉइंट्स क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। देखिए ना, कोलिनियर का मतलब समझते हो, 3 पॉइंट्स एक लाइन में आ जाए। कोलिनियर का मतलब होता है एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, तीनों पॉइंट क्या आ जाए, एक लाइन में आ जाए। तो यहां पे अगर मैंने ये पॉलीगन, कोई सा भी पॉलीगन कंसीडर करो दुनिया में, किसी भी पॉलीगन में ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हाँ, 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। अगर मैं 2 पॉइंट्स कंसीडर करूं तो 2 पॉइंट हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, पर 3 पॉइंट्स कभी भी कोलिनियर नहीं होते हैं। अगर आप क्या कंसीडर करते हैं, दुनिया में कोई भी पॉलीगन कंसीडर करते हैं तो ये जो अपन ने फटाफट लगाया था ना, क्या लगाया था कि अगर टोटल लाइन सेगमेंट निकालेंगे तो NC2 और उसमें से n घटा देंगे। ये चीज सिर्फ कब वैलिड होती है भैया, सिर्फ और सिर्फ पॉलीगन पे वैलिड होती है, और बाकी जगह पे वैलिड नहीं होती है। तो बाकी जगह पे क्या वैलिड होती है, तो उसको जो है अपन थोड़ा सा आगे चल के पढ़ते हैं। आगे मतलब इस सवाल में पढ़ते हैं, मतलब क्या हो जाए अगर पॉलीगन ना दिया हो, क्या हो जाए अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर ना दिए हो। भाई इस वाले सवाल में जब पॉलीगन वाला सवाल कंसीडर किया तो कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं थे। यहां पे जो अपन सवाल करने वाले हैं, इस सवाल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअली आपके क्या निकल के आते हैं, कोलिनियर निकल के आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, अब जरा अपन इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए देखिए भाई सवाल क्या कहता है हमें। तो सवाल हमें कहता है देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में जो है आपके पास 10 पॉइंट्स गिवन है, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। और सीधा बोला है कि उनमें से 3 जो है कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लाई करता, यानी कि 3 पॉइंट्स तो कोलिनियर नहीं है। लेकिन उसी के अगले लाइन में बोला है एक्सेप्ट 4 पॉइंट, लेकिन 4 पॉइंट जो है वो कोलिनियर निकला है। मतलब वो 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी नहीं कर रहे हैं, वो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे 4 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो भाई आपके पास टोटल 10 पॉइंट थे, उनमें से 4 पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे हमें बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेयर ऑफ दीज पॉइंट। आपको निकालने हैं कितने नंबर ऑफ लाइंस आप निकाल सकते हैं इन गिवन पॉइंट से। और दूसरे केस में आपको बोला गया है द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद वर्टाइसेस एज दीज पॉइंट, और कितने ऐसे ट्रायंगल बन सकते हैं इन गिवन पॉइंट से। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सवाल को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई हमारे पास कितने पॉइंट्स गिवन है, पहले तो ये बताओ। तो सर हमारे पास टोटल 10 पॉइंट्स गिवन है। कितने पॉइंट्स गिवन है सर हमारे पास टोटल? सर हमारे पास टोटल 10 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, अब इन 10 पॉइंट्स में सर 6 पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कोलिनियर है, वैसे इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इधर देखिएगा। इन 10 पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर है।
है, 4 पॉइंट्स क्या है भाई, ये 4 पॉइंट्स जो हैं आपके कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में लाई करते हैं। ठीक है, अब हमको क्या बनाने हैं, सबसे पहले पार्ट को अपन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि आपको नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है। क्या निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, आपको टोटल नंबर ऑफ क्या निकालनी है भाई, लाइंस हमें निकाल के देनी है। हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। सुनिएगा, नंबर ऑफ क्या निकालनी है बच्चों, नंबर ऑफ लाइंस हमें निकाल के देनी है। सुनना 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 सुनना। तो पहले तो मैं ये कहूंगा, ज्यादा मत सोचो। क्या मत सोचो, ज्यादा मत सोचो। क्यों ना ज्यादा सोचे, अरे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, अगर n पॉइंट्स हैं उनमें से 2 लाइनें बनानी है, लाइन सेगमेंट बनाना, तो NC2 वो डायरेक्ट लगा देते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ लाइंस निकालें, तो अगर मैं कंसीडरिंग 10 पॉइंट्स, यहां पे सुनना, कंसीडरिंग 10 पॉइंट्स, अगर मैं 10 के 10 पॉइंट्स को कंसीडर करूं, कंसीडरिंग 10 पॉइंट्स मतलब 10 के 10 पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूंगा, तो कितने लाइंस निकलेंगे, तब जो आपके लाइंस की संख्या निकलेगी, पता है कितने निकलेगी, आप बोलेंगे सर 10C2। क्या बोलेंगे आप आंसर बोलेंगे 10C2 सर, 10 पॉइंट है, उनमें से लाइन सेगमेंट लाइन बनाने हैं, तो 10C2 ले लो, लाइन बन गई। कायदे से तो आप सही हैं, लेकिन यहां पे गड़बड़ है। पता है क्या गड़बड़ है, यहां पे 4 पॉइंट क्या है बच्चों, कोलिनियर है। तो जब आपने 10 में से 2 पॉइंट्स लिए, तो पता है वो जो कोलिनियर वाले पॉइंट्स है ना, पता है कोलिनियर वाले पॉइंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। इन चारों पॉइंट से एक्चुअली एक ही लाइन निकलती है, सेपरेट लाइन नहीं निकलती है, ये प्रॉब्लम है। इन चारों पॉइंट्स में क्योंकि ये एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो इनसे कोई सेपरेट लाइन निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। तो हमने जब 10C2 लिया, हम तो ये बात भूल ही गए थे कि हमारे पास 4 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, भूल गए थे ना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें ये जो 4 पॉइंट्स के कारण लाइनें बनी होगी उनको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, वो बार बार काउंट हो गई, वो एक्स्ट्रा काउंट हो गई। कैसे एक्स्ट्रा काउंट हो गई, अरे भाई जब आपने 10C2 करा, तो आपने आपके मन से, आपने अपने हिसाब से क्या बोला कि सर हमने सारे लाइंस काउंट कर लिए, लेकिन फिर आपको थोड़ी देर बाद याद आया, अरे यार 4 पॉइंट्स तो कोलिनियर थे, उन चारों पॉइंट से तो सेम लाइन निकलती है। देखो ना, उन चारों पॉइंट से तो सेम लाइन निकलती है, तो उनमें से कोई से भी 2 पॉइंट तुमने चुने होंगे, तो तुम्हारा लाइन तो सेम आया होगा ना। ये बात समझ रहे हो, जब पॉइंट्स कोलिनियर होती है, जब चारों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो उन चारों पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट लाइनें नहीं निकलेगी, उन चारों पॉइंट से सेम लाइन निकलेगी, क्योंकि चारों पॉइंट क्या है भाई, कोलिनियर है। और हमने जब 10C2 किया, तो हम इस बात का तो ध्यान रखना ही भूल गए कि 4 पॉइंट कोलिनियर है, हमने सारे लाइन निकाल दिए। यानी कि एक्चुअली इसमें बहुत सारे ऐसे लाइन है जो रिपीट हुए हैं। तो अगर मैं रिपीटेड लाइंस की संख्या निकालूं, अगर मैं रिपीटेड लाइंस की संख्या निकालूं या सिमिलर लाइंस की संख्या निकालूं, तो पता है वो कितनी आएगी। कोलिनियर कितने पॉइंट है भाई, 4 पॉइंट कोलिनियर है, तो 4 में से कोई से भी 2 पॉइंट चुनोगे तो लाइन बनेगी। तो ये जो 4C2 है, एक्चुअली बच्चों ये वो लाइन है जो एक्स्ट्रा काउंट हुई है, जो रिपीटेड में काउंट हुई है। तो आप बोलेंगे सर अब तो हम समझ गए कैसे निकालेंगे। सर टोटल लाइनें हमने 10C2 काउंट की थी, उसमें से एक्स्ट्रा कौन सी गिन दी थी, सर एक्स्ट्रा हमने 4C2 गिन दी थी, तो उसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। लो सर आ गया आंसर, पर ये आंसर गलत है। क्यों दादा, माना तुमने जो कोलिनियर वाले थे उनको हटा दिया, पर यार उनको तुमने तो सबको हटा दिया, एक लाइन तो बनती है ना। इधर ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनना, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है भाई। 10C2 से आपने 10 पॉइंट कंसीडर किए, 10C2 बोले, उससे सारे लाइन निकाल दिए, फिर आपको ध्यान आया कि यार 4 पॉइंट तो कोलिनियर थे, उसके कारण जो लाइनें आई वो तो रिपीटेड हो गई, तो आपने उनको सब्सट्रैक्ट किया। फिर आपको एक और बात याद आई, यार हमने तो सबको घटा दिया, एक लाइन तो बन रही है ना, भले ही वो 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, पर वो चारों मिलके एक लाइन तो बना रहे हैं ना। जब तुमने घटाया तो वो जो एक लाइन था तुमने उसको भी घटा दिया, तो अब क्या करोगे, एक को ऐड करोगे, तो यहां पे आप +1 करते हैं। क्या करते हैं आप यहां पे, ये +1 करते हैं। अब वापस से समझिए थोड़ा, जिससे आप अच्छे से समझ पाए। भाई हमारे पास 10 पॉइंट्स थे, उनमें 4 पॉइंट्स क्या थे, कोलिनियर थे, तो हमने पहले बार में इतना सोचा नहीं, हमने लिख दिया 10C2 कि सारे लाइन आ गए। फिर आपने सोचा ओहो हो 4 पॉइंट तो कोलिनियर है, तो उन चारों पॉइंट के कारण जो लाइन हो गए हैं वो तो बार बार गिन गए हैं, वो रिपीट हो गए हैं। तो आपने सोचा यार कितने रिपीट हो गए होंगे, 4 पॉइंट्स थे कोलिनियर, 4C2, इतने लाइन क्या हो गए, रिपीट हो गए। तो आपने सोचा ठीक है, टोटल में से जो रिपीटेड है उनको घटा दिए हमने, पर घटाते समय आप एक बात भूल गए कि हमने तो सारे घटा दिए। भले ही वो 4 लाइन कोलिनियर थे, पर वो मिलके एक लाइन तो बना रहे थे, तो एक जो है वो भी आपने घटा दिया, तो उसकी भी संख्या घटा दी थी। इसीलिए लास्ट में
आपने एक ऐड किया, क्योंकि वो चारों भले ही कोलिनियर थे पर मिलके एक लाइन तो बनाते थे ना, उसको तो जोड़ोगे ना यार, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है आएंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, टोटल आंसर आपके सामने होगा। ये पार्ट 1 था, है ना। अभी इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बच्चों हमको ट्रायंगल बनाने हैं। हमको क्या बनाने हैं? हमको पूछा गया है कि भैया नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तुम जरा हमें ये भी निकाल के बता दो, है ना। ये पूछा है किस पार्ट में? सेकंड पार्ट में। तो सुनो भाई, ट्रायंगल बनाने के लिए बच्चों कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे? 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। जैसे लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट लेने पड़ते हैं? 2 पॉइंट लेने पड़ते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए कितने लेने पड़ेंगे? 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। और पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो जो 3 पॉइंट्स आप लेंगे वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? कोलिनियर नहीं होने चाहिए। आप खुद सोचो, अगर 3 पॉइंट्स आपको ऐसे दे दिए जाए एक लाइन में, तो क्या उनसे एक ट्रायंगल बन सकता है कभी? आप बोलेंगे नहीं सर, उनसे तो कभी भी एक ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो अगर हमको ट्रायंगल बनाना है तो हमारे 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, और वहां तो 4-4 पॉइंट कोलिनियर है, गड़बड़ होगी। फिर हम क्या करेंगे? पहले जैसे उस केस में अपन ने लाइन बनाने के लिए क्या किया था? बिना सोचे समझे हमने 10c2 कर दिया। तो अभी भी अपन क्या करेंगे? बिना सोचे समझे 10c3 कर देंगे। बिना सोचे समझे हम क्या कर देंगे? 10c3 कर देंगे और बोलेंगे कि लो भैया बन गए ट्रायंगल। फिर हमें कोई समझदार व्यक्ति आके बोलेगा कि भाई जब तूने 10c3 किया था उसमें 4 पॉइंट तो तेरे कोलिनियर थे। 4 पॉइंट क्या थे? कोलिनियर थे। तो तूने जब 10c3 किया, क्योंकि वो 4 पॉइंट कोलिनियर थे, तो क्या वहां से कोई ट्रायंगल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो अब क्या करें? अब अपने को हटाना पड़ेगा। तो अब कैसे हटाएं? कितने पॉइंट्स कोलिनियर थे? 4 पॉइंट्स कोलिनियर थे। उनमें से कितने पॉइंट्स चुन के ट्रायंगल बनना था? 3 पॉइंट्स। पर वहां से ट्रायंगल नहीं बन रहा था। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, आपके 4 पॉइंट्स कोलिनियर है ना, इनमें से अगर आप कोई से 3 पॉइंट चुनो तो वो एक्चुअली पता है लाइन ही बनेगा, वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो जब आपने 10c3 किया था, तो क्योंकि वो 4 पॉइंट्स कोलिनियर थे, तो हुआ क्या कि वहां से ट्रायंगल नहीं, वहां से लाइन बन गए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? लाइनों को हटाना पड़ेगा। आपने गलती कहां पे की? आपने गलती की जो 4 पॉइंट्स कोलिनियर थे वहां पे गलती की। अब आप उनको हटाओगे कैसे? तो भाई 4c3 से हटाओगे। आपके पास 4 पॉइंट्स कोलिनियर थे, उन्हीं में से 3 पॉइंट्स चुन के गलती हुई थी, तो उनको हटाओगे। हटाने के लिए क्या कर दोगे? सर सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो ये क्या आ गए? नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पे कोई बच्चा बोलेगा कि सर लास्ट क्वेश्चन में आपने +1 किया था, यहां पे भी +1 करो। मेरे दोस्तों एक बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन में +1 इसलिए किया था क्योंकि अपन ने जब घटाए थे, इधर सुनो, लास्ट क्वेश्चन में अपन ने +1 इसलिए किया था कि जब हमने रिपीटेड लाइंस घटा दिए थे तो वो लाइन भी घट गया था जो कोलिनियर मिलके बना रहे थे। अब एक बात बताओ, यहां पे चारों पॉइंट जो कोलिनियर है, कभी भी वो मिलके ट्रायंगल बनाएंगे क्या? कभी नहीं बना सकते हैं। तो अपन घटाएंगे तो क्या ट्रायंगल की संख्या घटी? नहीं घटी। ठीक है, तो यहां पे 4 पॉइंट कोलिनियर है, उसमें से जब आपने 4c3 घटाया तो सिर्फ लाइन गए हैं, ट्रायंगल नहीं गया है। एक्चुअली यहां पे क्या हो गया था, जब आपने 4c2 घटाया था तो वो लाइन भी चली गई थी जो कोलिनियर की मदद से बन रही थी। पर एक बात बताइए, आप खुद ही बताइए ना, क्या कभी भी कोलिनियर पॉइंट्स आपका ट्रायंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यहां पे घटाने से किसी भी ट्रायंगल का नुकसान नहीं हुआ है। तो बस आप क्या करेंगे? 10c3 आपके टोटल जो निकाले थे, पर क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे आ गए जो ट्रायंगल नहीं, जो लाइन बन रहे थे, तो लाइन को हटाने का तरीका था 4c3। हमने उनको क्या कर दिया? हमने उनको गायब कर दिया, हमने उनको सब्सट्रैक्ट कर दिया। +1 यहां पे मत करिएगा बच्चों, क्योंकि 4 पॉइंट्स कोलिनियर होके कभी भी ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, तो ट्रायंगल्स का नुकसान नहीं हुआ है। तो बस ये काम आप यहां पे करेंगे और आपके दोनों ही पार्ट आ जाएंगे। तो यही डिफरेंस था इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट्स कोलिनियर नहीं थे, यहां पे पॉइंट्स कोलिनियर थे। तो थोड़ा सा अपने को सब्र रखना पड़ता है। पहले मतलब आप पैटर्न समझिए, क्वेश्चन हो जाएगा। पहले तो अंट शंट के हिसाब से आप कर लीजिएगा कि 10 पॉइंट 2 लिए तो लाइन बने 10c2। फिर आप थोड़ी देर बाद याद करिएगा, हो 4 पॉइंट कोलिनियर निकले तो माइनस किया 4c2। फिर आप याद करिएगा, हो जब हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमने उसको भी सब्सट्रैक्ट कर दिया जो लाइन बन रहा था, तो इसलिए +1 किया। और सेम चीज आपने ट्रायंगल में किया, 10c3 लिया, फिर आपने 4c3 घटाया। क्यों घटाया? क्योंकि वो कोलिनियर वाले थे। लेकिन इसमें +1 नहीं होगा, क्योंकि 4 पॉइंट्स कभी भी मिलकर ट्रायंगल नहीं बना सकते, तो ट्रायंगल का नुकसान नहीं होता। तो सिर्फ सब्सट्रैक्शन करना है और कहानी और गाड़ी को वहीं पे रोक देनी है। ठीक है,
ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट, पहले इसको ले लीजिए। जब ये हो जाए तो आप जरा यहां पे आके इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को जो है खत्म करिए। चलिए भाई, ये सवाल अपना निपट चुका है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल है, ठीक है, चलिए एक और वेराइटी। अ बॉक्स कंटेन 6 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल। आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 6 रेड बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल्स बी सेलेक्टेड सो दैट देयर आर एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर। चलिए मैं आपको सवाल समझाता हूं, इधर देखिएगा भाई। आपके पास एक डब्बा है, आपके पास एक क्या है, आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में आपके पास 6 रेड बॉल्स हैं और आपके पास 5 जो हैं व्हाइट बॉल हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया है, आपको 6 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। कितने बॉल्स को सेलेक्ट करना है बच्चों, आपको 6 बॉल्स को सेलेक्ट करना है, यानी कि 6 बॉल्स का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। यहां पे कंडीशन है एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर। 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर का मतलब यह है कि मिनिमम 2 रेड होने चाहिए, मिनिमम 2 व्हाइट होने चाहिए। देखो ना उसने क्या बोला है, एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर, और 2 ही कलर है रेड और व्हाइट, तो मिनिमम 2 बॉल जो है रेड होनी चाहिए और 2 बॉल जो है आपकी व्हाइट होनी चाहिए। तो आप यहां पे लिख दीजिए कि भाई 2 रेड होनी चाहिए, ये मिनिमम कंडीशन है, और 2 आपकी जो है व्हाइट होनी चाहिए, ये भी आपके पास मिनिमम कंडीशन है। तो कहानी बच्चों कुछ ऐसी बनती है ना। आपके पास एक डब्बा है जिसमें 6 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है, आपको 6 बॉल्स को सेलेक्ट करनी है। कंडीशन यह है कि 2 बॉल रेड मिनिमम होनी चाहिए और 2 बॉल व्हाइट कलर की मिनिमम होनी चाहिए। तो यहां पे अपन जो है एक एक करके केसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले केस की हम बात कर लेते हैं, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से फोकस से सुनो भाई। 6 बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं ऐसा दिखा देता हूं, ये मेरे पास रेड है, ये मेरे पास व्हाइट है। इधर देखो, इधर देखो, हमको कितनी बॉल्स चाहिए, हमको भैया चाहिए 6 बॉल्स, ठीक है। हमको चाहिए 6 बॉल, रेड है और व्हाइट है। रेड की कितनी है दादा, रेड की आपके पास 6 है, और व्हाइट की कितनी है, व्हाइट की आपके पास 5 है, ठीक है। इधर अपन एक एक करके केसेस बनाएंगे, थोड़ा नीचे बनाएंगे। इधर सुनो, मिनिमम कितनी होनी चाहिए रेड की, रेड की मिनिमम 2 होनी चाहिए, तो रेड की मिनिमम 2, पहला केस। और तो 6 बॉल चाहिए थे, मिनिमम रेड की अपन ने 2 ले ली, तो व्हाइट से अब कितनी लेनी पड़ेगी, व्हाइट से अपने को 4 लेनी पड़ेगी। क्लियर है ना ये बात, कोई इशू तो नहीं इसमें, है ना। 2 + 4 6। अभी केस 2 पे आ जाओ। अब केस 2 पे क्या करेंगे, अभी रेड में संख्या बढ़ा दें, मान लो रेड से अपन 3 ले लेते हैं, रेड से अपन जो है 3 ले लेते हैं, तो व्हाइट से अपन कितनी लेंगे भाई, व्हाइट से अपन 3 लेंगे, है ना भाई। रेड से अपन 3 लेते हैं तो व्हाइट से भी कितना लेना पड़ेगा, 3 ही लेना पड़ेगा। 3 + 3 6। अभी केस 3 पे आ जाओ। हमने बोला कि भाई रेड से जो है 4 ले लेते हैं, तो अब व्हाइट से कितना लेना पड़ेगा भाई, व्हाइट से जो है आपको 2 लेना पड़ेगा। 4 + 2 6। कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहां पे केस 4 भी बनेगा, वो बोलेगा कि सर रेड से 5 ले लो तो व्हाइट से कितना आएगा, 1 आएगा। पर यहां पे प्रॉब्लम हो गई, क्या हमें मिनिमम नेसेसरी कंडीशन क्या दी है कि व्हाइट के तो 2 होने चाहिए, हमने व्हाइट का 1 ले लिया, इसीलिए जो केस 4 है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और आपकी गाड़ी केस 1, केस 2 और केस 3 पे रुक जाएगी। अब आप केस 1 के लिए देखिएगा कैसे करेंगे भाई। 6 रेड बॉल है, आपके पास 5 व्हाइट बॉल है, और ये डिफरेंट केसेस हैं। यहां पे 2 रेड चाहिए, तो आपने क्या किया, 6 में से 2 तलाश ली। आपके पास 5 व्हाइट है, उसमें से 4 चाहिए, तो आपने यहां पे 5C4 कर लिया। आई होप पॉइंट क्लियर है। यहां पे देखिए आपको 3 रेड चाहिए, कितने में से, 6 में से, तो आपने 6C3 कर दिया। आपको 3 व्हाइट चाहिए 5 में से, तो आपने 5C3 कर दिया। और लास्ट केस देखिएगा भाई, आपको 4 रेड चाहिए 6 में से, तो यहां पे आपने 6C4 कर दिया। आपको 2 व्हाइट चाहिए 5 व्हाइट में से, तो आपने 5C2 कर दिया। अब आप सभी लोग जानते हैं, कमिटी वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जो 3 अलग अलग केसेस आए, इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बिकॉज ये केस 1 करके भी हमारा काम पूरा हुआ, केस 2 करके भी हमारा काम पूरा हुआ, और केस 3 करके भी हमारा काम पूरा हुआ। तो तीनों केसेस एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, तो तीनों आपस में ऐड होंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहां पे 6C2 मल्टीप्लाइडेड बाय 5C4, और उसके बाद फिर बीच में प्लस साइन। यहां पे क्या आया, 6C3 मल्टीप्लाइडेड बाय 5C3, और लास्ट आपका तीसरा केस था यहां पे 6C4 मल्टीप्लाइडेड बाय 5C2। तो कुछ इस तरीके से आपकी चीजें जो हैं बैठेंगी और आप आंसर जो है निकाल पाएंगे। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं, कहीं पे एज सच कोई बड़ा कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। सिंपल सवाल था, अगर कमिटी वाले सवाल को आप समझ पाए थे
तो फिर ये वाला सवाल तो आप और आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे बच्चों। तो ये सवाल अपना हो चुका है डन। अगला सवाल, हाउ मेनी कमिटी, लो भाई एक और कमिटी आ गया, इसको मैं करवाऊंगा। हाउ मेनी कमिटी ऑफ 5 पर्सन विद अ चेयरपर्सन कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन। तो आपके पास 12 लोग हैं, 12 बंदे हैं, उनमें से 5 बंदों की कमिटी चुननी है, जिसमें से एक बंदा जो है चेयरपर्सन होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए। ठीक है, चलिए इधर देखिए, बहुत सिंपल सवाल है, ज्यादा परेशान नहीं होंगे अपन बच्चों। इधर इधर फोकस करो। तो हमारे पास टोटल कितने पर्सन है बच्चों? हमारे पास टोटल 12 पर्सन है। अब इसमें से हमें कितने बंदों की कमिटी चुननी है? 5 बंदों की कमिटी चुननी है। इसमें भी कंडीशन है, एक पर्सन जो है क्या होना चाहिए भाई? एक पर्सन जो है चेयरमैन होना चाहिए, और बाकी जो है 4 पर्सन वो सिर्फ मेंबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब मेंबर तो चेयरमैन भी है, समझ रहे हो ना, 4 + 1 5। तो एक पर्सन चेयरमैन होना चाहिए और 4 पर्सन नॉर्मल मेंबर होने चाहिए। भाई आपके पास शुरुआत में कितने बंदे थे? 12 बंदे थे। 12 बंदे में से एक बंदा क्या चाहिए आपको? चेयरमैन वाला चाहिए। तो आप क्या कर दोगे यहां पे 12C1 कर दोगे। क्या ये चीज समझ में आई क्यों मैंने 12C1 लिखा? क्योंकि 12 बंदों में से मुझे एक बंदा चेयरमैन तो सेलेक्ट करना है, अलग से सेलेक्ट करूंगा, तो मैंने 12C1 लिख दिया। अब 12 बंदों में से सुनना, 12 बंदे थे, उसमें से एक बंदे सेलेक्ट हुए, तो अभी बचे कितने बंदे भाई? 12 - 1 11 पर्सन बचे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ भाई। 12 पर्सन थे, उसमें से हमने एक को एज अ चेयरमैन सेलेक्ट कर लिया, तो 12C1। तो 12 पर्सन में से तो एक पर्सन गया, तो बचे कितने? 11 पर्सन। अब 11 पर्सन में से हमें कितने पर्सन चुनने हैं? 4 पर्सन चुनने हैं, क्योंकि कमेटी में 5 मेंबर होने चाहिए, एक चेयरमैन 4 मेंबर। एक चेयरमैन मैंने अलग से चुन लिया 12C1। अब मेरे को 4 मेंबर चाहिए, तो यहां पे मैंने 11 में से 4 बंदे चुन लिए, 11C4। ऑब्वियसली कमेटी पूरी बनेगी, तो इन दोनों को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये नहीं था। पहले चेयरमैन का सिलेक्शन करना है, फिर 12 में से एक चॉइस कम हो जाएगी, 11 पर्सन बचेंगे, और फिर उनमें से बाकी 4 मेंबर आप चुन लेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। डन डन। चलिए ये सवाल हो गया है खत्म, बढ़ते हैं अपन अगले सवाल पे बच्चों। ये सवाल चलो ये भी कर लेते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लैक 2 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw? तो आपके पास एक बॉक्स है, आपके पास एक डब्बा है, उस डब्बे में 3 काली बॉल हैं, 2 सफेद बॉल हैं, 4 लाल गेंदे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 balls, आपको 3 बॉल चुननी है आपके डब्बे में से, इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड। और कंडीशन है कि जब आप 3 बॉल चुनेंगे उसमें से एक बॉल जो होना चाहिए, मिनिमम कंडीशन है, वो ब्लैक होनी चाहिए। चलिए इसको समझते हैं, यहां पे समझिए, पढ़ के ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा। तो भाई आपके पास 3 काली गेंदे हैं, आपके पास 2 सफेद गेंदे हैं, और आपके पास 4 लाल गेंदे हैं, है ना? ऐसा आपको क्या है? गिवन है। अब सुनो, इसमें आपको क्या करना है बच्चों? आपके पास अच्छा टोटल बॉल्स कितनी होगी ये भी गिन के रख लो। 3 + 2 5 + 4 9, टोटल आपके पास 9 बॉल्स हो गई। ये भी अपन गिन के रख लेते हैं, अगर काम आएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे 3 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। क्या करना है हमें भाई? यहाँ पे हमें 3 बॉल्स को जो है सेलेक्ट करना है, और कंडीशन है, कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1 ब्लैक। क्या है कंडीशन? एटलीस्ट 1 बॉल जो है आपकी ब्लैक होनी चाहिए। तो भाई हमारे पास टोटल 9 गेंदे हैं, जो कि कुछ ऐसी है, 3 ब्लैक 2 व्हाइट 4 रेड, उसमें से हमें 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, इस कंडीशन के साथ कि एक बॉल एटलीस्ट ब्लैक होनी चाहिए। अब यहां पे मैं केसेस कैसे बनाऊंगा, इसको एकदम ध्यान से सुनना बच्चों। मैं यहां पे आपको परेशान नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल। मैं यहां पे 2 चीजों में सिचुएशन को डिवाइड करूंगा। कौन सी 2 चीजों में सर? ब्लैक बॉल, नॉन ब्लैक बॉल। 2 सिचुएशन में चीजों को डिवाइड करूंगा, ब्लैक बॉल, नॉन ब्लैक बॉल। ध्यान से सुनना, एक ब्लैक बॉल और दूसरा क्या है? नॉन ब्लैक बॉल। भाई क्वेश्चन में उसने बोला है एटलीस्ट 1 ब्लैक, मतलब एक गेंद जो है ब्लैक कलर की होनी चाहिए, बाकी किसी भी कलर की हो, हमको क्या लेना देना। इसीलिए मैंने 2 चीजें ले ली, या तो गेंद काली होगी या तो गेंद काली नहीं होगी। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि उसने रेड और व्हाइट कहीं पे इस चीज का नहीं छेड़खानी करी। देखो ना, पूरे सवाल में शुरुआत में उसने बता दिए कितने काले, कितने सफेद, कितने लाल, लेकिन सवाल जब उसने पूछा तो सवाल उसने सिर्फ और सिर्फ किस पे पूछा है? ब्लैक बॉल पे पूछा है। यहां पे रेड का कोई जिक्र नहीं है, आपके व्हाइट का कोई जिक्र नहीं है। तो भाई जब रेड और व्हाइट पे सवाल ही नहीं है, जब उन पे बातें की ही नहीं गई हैं, तो मैं ऐसा कर लेता हूं ना, ब्लैक बॉल ले लेता हूं और नॉन ब्लैक बॉल ले लेता हूं। यह समझना बहुत जरूरी है।
क्यों लिया मैंने ऐसा? क्योंकि उन्होंने रेड और व्हाइट पे बातें करी ही नहीं है। मतलब जो सवाल कुछ ऐसा था उसको मैंने एक्चुअली पता है कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया? तो यहां पे अब मैं सवाल को कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा कि मेरे पास काली गेंदें हैं और मेरे पास नॉन काली गेंदें हैं। समझ गए? मेरे पास काली गेंदें हैं और मेरे पास नॉन काली गेंदें हैं, नॉन ब्लैक बॉल्स हैं। मतलब मैंने रेड और व्हाइट का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। इससे सवाल आसान तो होगा और आंसर भी यूं आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ भैया ब्लैक बॉल कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 3 बॉल आपकी ब्लैक है और कितनी नॉन ब्लैक है? तो व्हाइट और रेड नॉन ब्लैक है, तो 4 + 3 7 बॉल जो है नॉन ब्लैक है। तो यहां पे 7 जो है नॉन ब्लैक है, यानी कि NB है। ये कॉन्सेप्ट समझ पाए क्या नहीं समझ पाए ये बताओ भाई। 3 गेंदें आपकी काली हैं, ब्लैक है, और 7 गेंदें जो हैं नॉन काली हैं, नॉन ब्लैक है। समझ गए इतनी बात? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो अब एक एक करके अपन केसेस पे आते हैं। भैया उसने बोला है एटलीस्ट एक बॉल जो है होनी चाहिए ब्लैक, तो केस 1 एटलीस्ट एक बॉल होनी चाहिए ब्लैक। तो मैंने बोला एक ब्लैक ले लो और 2 जो है नॉन ब्लैक ले लो। सर आपको ये कैसे मालूम? तो कितने बॉल सेलेक्ट करने हैं बच्चों? 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं। कितने बॉल सेलेक्ट करने हैं भाई? 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं। तो अगर मैं एक बॉल ब्लैक मानता हूं तो बाकी 2 मुझे नॉन ब्लैक लेने पड़ेंगे। ऐसे ही यहां पे केस 2 आएगा, एटलीस्ट 1 ब्लैक है ना, तो मैं 2 के 2 ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूं। तो एक मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा भैया? नॉन ब्लैक सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहां पे पता है केस 3 भी आएगा। क्या आएगा कि सर तीनों के तीनों ब्लैक सेलेक्ट कर लो। क्या आ जाएगा केस 3? तीनों के तीनों ब्लैक सेलेक्ट कर लो, यानी कि नॉन ब्लैक कितना हो जाएगा भाई? नॉन ब्लैक जो है आपके पास 0 आ जाएगा। ये 3 केसेस बनेंगे बच्चों। रेड और व्हाइट का कॉन्सेप्ट ठीक गायब, अपन ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? नॉन ब्लैक बॉल में कंसीडर कर दिया। तो केस 1 एक ब्लैक बॉल 2 नॉन ब्लैक बॉल, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल चाहिए थी ना। केस 2 2 ब्लैक बॉल 1 नॉन ब्लैक बॉल। केस 3 तीनों की तीनों बॉलें काली और 0 की 0 नॉन ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो ऐसे 3 केसेस बने। आई होप ये केसेस जो है मैंने डिवाइड किए हैं वो केसेस आपको समझ में आए हैं, क्योंकि अगर केसेस नहीं समझ में आए तो समझिएगा कि सवाल आपसे नहीं होगा। ब्लैक बॉल 3 थी, ठीक है भाई, 4 2 6 बिल्कुल। अरे एक गड़बड़ हो गई यार, 4 2 6 होना था, गलती से माफ कर दो यार, सो सॉरी। एक्चुअली 6 नॉन ब्लैक होंगी। 4 + 2 6 होता है। 4 + 2 6 + 3 टोटल 9 बॉलें थी। 3 जो थी ब्लैक थी, 6 जो थी नॉन ब्लैक थी। वही आप लोग लिख रहे होंगे अरे सर आपने गलत कर दिया। अभी चलो अच्छा हुआ देख लिया अपन ने, वरना मेहनत खराब हो जाती है अपनी। चलो बच्चों हर एक केस को सॉल्व करें। चलो केस 1 पे आ जाएं। केस 1 जल्दी बताओ मुझे, 3 में से 1 चुनना है इधर और 6 में से 2 चुनना है इधर, है ना? देखते जाना जरा। केस 1 के हिसाब से बात करूं तो अपने पास कितनी है? इधर देख लो, 3 में से 1 चुनना है, तो बताओ जल्दी। 3C1, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई तो होगा, इतना तो समझते ही हो। 6 में से 2 चुनना है तो क्या होगा भैया? 6C2 होगा। कोई परेशानी तो नहीं? बहुत शानदार। केस 2 पे आ जाओ जल्दी। केस 2 क्या है? यहां पे अपने को 2 ब्लैक चाहिए, तो 3 में से 2 3C2 है ना, बहुत शानदार। और उधर बताओ 6 में से 1 चाहिए बस अपने को, बहुत ठीक है 6C1 कर दिया। केस 3 पे आ जाओ, लास्ट केस जो है अपना, 3 में से तीनों ब्लैक, ओके, तो 3C3 हो गया। और वहां पे नॉन ब्लैक की संख्या कितनी है भाई? वो है अपने पास एक भी नॉन ब्लैक नहीं, मतलब सारी के सारे ब्लैक हो गए, तो 6C0। अब आप जानते हैं कि एडिशन तो होगा कमिटी वाले क्वेश्चन से। 3C1 मल्टीप्लाइडेड बाय 6C2, ये पहले केस का आंसर। उसके बाद यहां पे 3C2 मल्टीप्लाइडेड बाय 6C1, दूसरे केस का आंसर। और फाइनली यहां पे बच्चों तीसरे केस का आंसर होगा 3C3 मल्टीप्लाइडेड बाय 6C0। ये आपके 3 केसेस का आंसर होगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए आपको। अगर ये चीजें आती हैं फिर आप सवाल कर पाएंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पहले सारी चीजों को लिखिएगा जो इधर हमने लिखी हैं, कैसे हमने ब्लैक और नॉन ब्लैक में तब्दील करा, इस चीज को लिखिए। जब ये हो जाए फिर जनाब आप यहां पे आके इन सारी चीजों को नोट डाउन करके क्वेश्चन को क्या करिए, क्वेश्चन को खत्म करिए। तो ये क्वेश्चन अपना डन। देखते हैं कुछ सवाल आपको होमवर्क दे सकते हैं क्या? हाँ जी, ये सवाल यहाँ पे कमिटी वमिटी का क्वेश्चन है, ये सवाल एज अ होमवर्क लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सिमिलर टाइप के सवाल आते जा रहे हैं, तो इतने सारे अपन नहीं करेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ, तो ये सवाल आप होमवर्क ले लीजिए, आप खुद करिएगा। इसके बाद ये वाला, हाँ जी, ये आपका वो, चलो ये करवा देता हूँ, आओ करवा देता हूँ, मत टेंशन लो तुम, आ जाओ करवा देता हूँ। अब बैग कंटेन 6 व्हाइट मार्बल्स 5 रेड मार्बल्स, फाइंड
फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है 3 केसेस हैं, कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले सवाल में लिखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास गिवन है 6 व्हाइट मार्बल गिवन है हमारे पास, और 5 जो है हमारे पास रेड मार्बल गिवन है। 6 व्हाइट मार्बल गिवन है और 5 जो है रेड मार्बल गिवन है। हमको 4 मार्बल सेलेक्ट करने हैं बच्चों। कितने मार्बल सेलेक्ट करने हैं? हमको 4 मार्बल्स जो है सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, कितने मार्बल्स? हमको कितने मार्बल्स चाहिए बच्चों? हमको 4 मार्बल्स सेलेक्ट करने हैं। अब यहां पे 3 कंडीशन है, तो अपन कंडीशन वाइज बातें कर लेते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले कंडीशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन ये है, दे कैन बी ऑफ एनी कलर, मतलब उनमें से कोई भी किसी भी कलर का आ सकता है। तो देखो पहला कंडीशन, 6 व्हाइट थे अपने पास, 5 अपने पास क्या थे भाई? रेड थे। हमको कितने सेलेक्ट करने हैं? हमको 4 चाहिए। अब यहां पे डाल दी है कंडीशन उनमें से कि किसी भी कलर के हो सकते थे, तो मैंने सोचा या तो व्हाइट कलर के चूज कर लो, तो व्हाइट कलर के चूज करने के तरीके 6C4, या तो तुम रेड कलर के चूज कर लो, उसके करने के तरीके 5C4, और बीच में क्या कर दो भैया? जोड़ दो। ये तुम्हारे वो कंडीशन आ गई जब वो किसी भी कलर के हो सकते हैं। क्या गलत किया मैंने? 6 व्हाइट थे, 4 चुनने हैं 6C4, 5 रेड थे, 4 चुनने थे 5C4, दोनों को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिस तरीके से आप 4 मार्बल सेलेक्ट करते हैं इस कंडीशन में कि वो किसी भी कलर के हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी ऑफ एनी कलर। तो 6 में से 4 ले लिया मैंने, 5 में से मैंने 4 ले लिया। या तो रेड कलर के हो जाएं, या तो वो आपके किस कलर के हो जाएं? व्हाइट कलर के हो जाए। कि यहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है मैंने? दे कैन बी ऑफ एनी कलर, दे कैन बी ऑफ एनी कलर can be drawn from the bag. The number of ways in which 4 marbles can be drawn from the bag. They can be of any color. Okay, बच्चों यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी। एक्चुअली सुनिएगा, जोश जोश में गलती हो गई, पर अपन इस गलती को सुधार लेंगे। एक्चुअली ये जो पार्ट मैंने सॉल्व किया है इसको हटा दो, अभी तो हटा ही दो, गलती कर दी मैंने हल्की सी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आइए, सुनिए 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 भाई, आपको क्या करना है? आपको 4 मार्बल सेलेक्ट करना है। वो किसी भी कलर के हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? वो किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, किसी भी कलर के हो सकते हैं ना। सुनना, हमको सेलेक्ट करने भाई, हमारे पास 6 व्हाइट मार्बल है, हमारे पास 5 रेड मार्बल है, हमको 4 मार्बल सेलेक्ट करने हैं और वो किसी भी कलर के हो सकते हैं। मैंने जोश जोश में गलती की। केस नंबर 1, 4 मार्बल, चारों के चारों मार्बल व्हाइट हो जाएं, एक भी मार्बल रेड का ना हो, पहला केस। दूसरा केस सुनना ध्यान से, 3 मार्बल व्हाइट के हो जाएं, एक मार्बल रेड का हो जाए, दूसरा केस। केस नंबर 3, 2 मार्बल व्हाइट के हो जाएं, 2 मार्बल रेड के हो जाएं, तीसरा केस। चौथा केस इधर निकालेंगे अपन, 1 मार्बल व्हाइट का हो जाए, 3 मार्बल रेड का हो जाए, चौथा केस। पांचवा केस, आपका एक भी मार्बल व्हाइट का ना हो और चारों के चारों मार्बल रेड के हो जाए, पांचवा केस। ये 5 केसेस आपके यहां पे बनेंगे। मैंने क्या कर दिया? मैंने एक्चुअली पता है ये वाला, दे मस्ट बी ऑल ऑफ द सेम कलर। भाई ऐसा कहां लिखा था कि चारों मार्बल्स का कलर सेम होना चाहिए? मैंने लास्ट वाला पार्ट सॉल्व कर दिया गलती से, पहले वाले पार्ट में उसने बोला है दे कैन बी ऑफ एनी कलर, तो 4 व्हाइट 0 रेड, 3 व्हाइट 1 रेड, 2 व्हाइट 2 रेड, 1 व्हाइट 3 रेड, 0 व्हाइट 4 रेड, ऐसे बनेगा। अब यहां से हर एक पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। कैसे वो देखो, अब इधर देखना, अपने पास कितने हैं भैया? अपने पास 6 व्हाइट हैं, है ना, और अपने पास 5 रेड हैं। तो पहले केस को सॉल्व करने का तरीका, 6 व्हाइट कैसे लेंगे भाई? 6C4 से लेंगे। 5 में से 0 रेड कैसे लेंगे? 5C0 से लेंगे। ऐसे ही सेकंड केस सॉल्व करेंगे। 6 में से क्या चाहिए? 3 चाहिए, तो हम बोल देंगे 6C3। अच्छा, यहां पे हमें 5 में से क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे? 5C1। यहां पे 6 में से कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो हम बोल देंगे 6C2। मल्टीप्लाई में 5 में से कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो हम बोल देंगे 5C2। ऐसे ही यहां पे चौथे केस में 6 में से 1 चाहिए तो 6C1, और 5 में से 3 चाहिए तो 5C3, है ना, क्लियर। और ऐसे ही लास्ट केस करोगे बच्चों, तो 6 में से 0 चाहिए तो 6C0, और 5 में से 4 चाहिए तो 5C4। अब ये आपके डिफरेंट केसेस आ गए। अब क्या कर दोगे? इन सारे केसेस को बस ऐड कर दो, आंसर खत्म। मतलब क्या करोगे?
ये जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस आए हैं यहां पे देख लो आप। पहला केस क्या आया, इधर देखो, सब समझाएंगे भाई। पहला केस क्या आया, पहला केस आया आपके पास 6c4 मल्टीप्लाइडेड बाय क्या, मल्टीप्लाइडेड बाय 5c0, इसको सॉल्व करके। दूसरा केस क्या आया भाई, दूसरा केस आया आपके पास 6c3 मल्टीप्लाइडेड बाय 5c1, है ना। और तीसरा केस क्या आया, जल्दी बताओ, एडिशन होगा सर। तीसरा केस क्या आया भाई, तीसरा केस आया 6c2 मल्टीप्लाइडेड बाय 5c2, ये तीसरा केस आया। चौथा केस क्या आया सर, चौथा केस आया 6c1 मल्टीप्लाइडेड बाय 5c3। और फाइनली आपका पांचवा केस क्या आया बच्चों, 6c0 मल्टीप्लाइडेड बाय 5c4। बस ये चार केसेस, पांचों केसेस को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर जाके आपके वो सारे आएंगे, दे कैन बी ऑफ एनी कलर वाले। ये तरीका है आपके इस सवाल को जो है सॉल्व करने का। अच्छा सर, इतनी मेहनत एक सवाल को करने के लिए, इतनी मेहनत, इतने सारे केसेस बनाने पड़ेंगे तब जाके सवाल सॉल्व होगा, मतलब कुछ आसान नहीं हो सकता क्या सर? मतलब यूं आंसर आ जाए, यूं, ऐसा वाला कुछ मेथड नहीं बता सकते क्या? सर मेथड आपका गलत नहीं है, मैंने माना, एकदम बहुत बढ़िया मेथड है सर, केस अलग अलग बनाए आपने, फिर आपने ऐड किए। पर सर मैं चाह रहा था ना कि काम थोड़ा आसान हो जाए, तो सर ऐसे क्वेश्चन में काम आसान कैसे करेंगे, जरा आप ये हमको सिखा दीजिए। देखिए ये जो सोल्यूशन है, मैं इसको सच बताऊं तो बेवकूफ़ी भरा सोल्यूशन है इतना लंबा करना। तो सर इससे भी छोटा हो सकता है, जी हाँ बहुत छोटा हो सकता है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। इसको पहले हटा दूं, चलो मैं इसको पहले हटा देता हूं, पूरा ही हटा देता हूं, इसकी जरूरत है नहीं, फालतू में मैंने इतना लंबा किया। पर क्या सर हम इस तरीके से कर सकते हैं? हाँ भाई, करने में क्या बुरा है, बिल्कुल कर सकते हैं, एक तरीके से तो हम समझ के ही करे हैं। अब सुनना, इधर सुनो, इधर सुनो भाई, कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है आपको? भाई आपको 4 बॉल सेलेक्ट करनी है। क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, किसी भी कलर की हो सकती है, किसी भी कलर की हो सकती है। तो 6 बॉल है, 5 बॉल है। बच्चों टोटल कितनी बॉलें हैं? सर टोटल तो 11 बॉल हैं। तो ऐसा करो ना, 11 में से कितनी सेलेक्ट कर लो, 4 सेलेक्ट कर लो। आंसर क्या आ गया, 11c4। क्वेश्चन हो गया खत्म, हो गया भाई। जब मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो 11 बॉल, कलर का रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं है, तो 11 में से 4 सेलेक्ट कर ली, 11c4 हो गए, सारे कंडीशन सॉल्व, खत्म, बात खत्म। तो एक ही क्वेश्चन को पहले तो मैंने गलत सॉल्व कर दिया, दूसरा जब मैंने सॉल्व किया इतना लंबा चौड़ा कर दिया, और फाइनली मैं तीसरे पे पहुंचा जो कि एक्यूरेट सोल्यूशन है, बिना किसी गलती के, और सही सोल्यूशन है। पिछला वाला भी गलत नहीं था, वो भी सही था, बस वो बहुत लेंदी सोल्यूशन हो गया था। तो उसकी जगह आप ये करें, आसानी से आंसर पाए। याद रहेंगी बातें? चलिए बढ़िया बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट करते हैं इसको खत्म। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 मस्ट बी व्हाइट एंड 2 रेड। भाई 2 बॉल को जो है व्हाइट रखनी है और 2 बॉल को जो है रेड रखना है। 6 व्हाइट हैं, इसमें से 2 रेड, 2 व्हाइट कैसे रखोगे, 6c2। अच्छा 5 रेड है, उसमें से 2 रेड रखना है, कैसे रखोगे, 5c2। मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। दे मस्ट बी ऑफ द सेम कलर। तो याद है सबसे पहले किया था ना, वो एक्चुअली इसका सोल्यूशन था। वो जो गलती की थी ना, वो थर्ड वाले पार्ट के लिए कर दिया था मैंने, जोश जोश में। चलो आ जाओ, थर्ड पार्ट को जल्दी खत्म करते हैं। तो थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है कि अब जो आप सिलेक्शन कीजिए, आपके पास भाई 6 व्हाइट है, 5 रेड है, तो आपको 4 बॉल सेलेक्ट करनी है, सेम कलर की सेलेक्ट करनी है। तो ऐसा करिए, 6 में से 4 चुन लीजिए, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपकी व्हाइट हो जाएंगी, व्हाइट हो जाएंगी ना, हाँ व्हाइट हो जाएंगी। और ये 5 रेड है, इन 5 में से 4 सेलेक्ट कर लीजिए, पांचों, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगी। दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आ गया आंसर, खत्म बात। तो कुछ इस तरीके से आपके तीनों पार्ट जो हैं सॉल्व होंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो खत्म होता है। अब सुनिए, मुझे लगता है अपनी वीडियो जो है 1.5 घंटे की हो चुकी है, तो मेरा ऐसा मन है कि इसको और लंबा एक्सटेंड ना किया जाए, मतलब बहुत बड़ी वीडियो आपको बना के दूं, तो मुझे नहीं लगता इससे आपको कोई फ़ायदा होता है। छोटी छोटी वीडियोस बना के दूंगा तो फ़ायदा होगा। बच्चों ये जो क्वेश्चंस अपन ने इतने किए हैं, इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में अपन नई चीज़ नहीं, मतलब इसी का एक्सटेंशन करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अपन आगे बढ़ाएंगे। कहाँ पे, अगली वाली वीडियो में, इस वाली वीडियो में नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो चीज अगली वीडियो के लिए रखते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, जिससे ज्यादा लंबी ना हो, ज्यादा बड़ी ना हो। अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। तो बस बंद कर दें, इसको बंद कर देते हैं। बस जाते जाते कुछ बातें हैं जो सुनते हुए जाइएगा, बहुत काम आपको आएंगी। चलिए मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगा आपसे कि मैग्नेट ब्रेन से आप बहुत सारे तरीकों से फ्री वीडियो लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। इसका यूट्यूब प्लेटफॉर्म, इसका वेबसाइट, साथ में इसका मोबाइल एप्लीकेशन, साथ में बुक्स और ई बुक्स के बारे में स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका था, जहां पे आप बहुत सारी बुक्स और ई बुक्स अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे फॉर्म के लिंक हैं, अपनी डिटेल्स फिल इन करें, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, ठीक है। वैसे अगले वीडियो में क्या है सर, तो भाई ये पार्ट 1 था, तो अगले वीडियो किस पे होगा, पार्ट 2 पे होगा। तो अगले वीडियो में अपन पार्ट
पार्ट 2 शुरू करेंगे। कुछ और नए, कुछ और दमदार सवाल अपन पार्ट 2 में लेकर आएंगे। टिल देन कीप स्टडिंग फ्रॉम मैग्नेट। अच्छा, एक और बात, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स एंड टेक केयर।